कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। भारतीय बाजारों में आज फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो क्या हो आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में बेहद सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी में सिर्फ 85 और निफ्टी बैंक में 325 अंकों का दायरा। मिड कैप में बढ़त जारी, नए शिखर पर पहुंचा मिड कैप इंडेक्स। बाजार में आज आईटी शेयर में रफ्तार। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 0.1% ऊपर। एलटीटीएस परसिस्टेंट एम्फेसिस एलटीआई माइंट्री करीब 1% ऊपर। साथ ही कोफोर्ज और बिडा स्टॉक में भी रौनक कायम। पीएलआई स्कीम को मंजूरी से आईटी हार्डवेयर कंपनियों में दिखी तेजी। 6% से ज्यादा दौड़ा आईटीआई का शेयर। साथ ही डिक्सन, नेटवेब और सिरमा में भी दिखी बढ़त। ऑटो इंसुलेशन शेयरों में जोरदार तेजी। 580 करोड़ रुपए के ग्लोबल ऑर्डर से 19% चढ़ा डालबोस ऑटो। आके फॉर्जिंग, सड़े इंजन, गैब्रियल और ल्यूमेक्स में भी करीब 5 से 3% का उछाल। लेकिन टायर कंपनियों में मुनाफावसूली कायम। 5% फिसला बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और टाटा टेक के आईपीओ से पहले टाटा इन्वेस्टमेंट्स में जोरदार तेजी। 200 में करीब 38% चढ़ा शेयर। 22 नवंबर को खुलेगा टाटा टेक का इशू। स्वागत है आप सभी का। भारतीय बाजारों में एक बेहद सीमित दायरे में कारोबार, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन फिलहाल 19,700 के नीचे ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक देखिए, जहां पर आज इंट्राडे में अच्छी गेन्स बने थे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर टिक नहीं पाया है बाजार। लगातार ऊपरी लेवल्स पर बिकवाली का दबाव बनता हुआ। मिड कैप इंडेक्स तो पॉजिटिव टेरिटरी में था, अब ये भी 3 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो ओवरऑल पिक्चर जो है ऊपरी लेवल से फिर से थोड़ी सी हताश होती हुई दिखाई दे रही है। वीरू, गुड आफ्टरनून। इंडेक्स के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता। आज सुबह आपको याद होगा जब 7 बजे हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, तो मैं एग्जैक्टली एक बात हर्षिता कह सकता था उस वक्त डेटा को देखकर कि लेवल्स हैं बट ट्रेड करना मुश्किल होगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। जो शुक्रवार का इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा था ना हर्षिता, वो इंडिकेट कर रहा था कि वोलेटिलिटी एक बहुत सीमित दायरे में रहेगी, ट्रेड करना मुश्किल होगा। बट लेवल्स की बात हुई थी हमारी, तो उन लेवल्स पे आता हूँ, बात करता हूँ। देखिए, निफ्टी पे मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइए डायरेक्टर साहब। क्या अप्रोच थी हमारी कि जनाब ट्रेड मिलेगा आपको बेस 1 प्लस 10-20 पॉइंट्स लेके आइएगा। कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था बेस 1 प्लस 10-20 पॉइंट्स, और बेस 1 था 651 का। इस बेस 1 का 10-20 पॉइंट्स प्लस पे बाय कीजिएगा। अगर आपने बाय भी किया होगा तो आपको इंट्राडे में हार्डली 30-40 पॉइंट का स्विंग मिला होगा, क्योंकि हमारी दिन भर की टोटल वॉलेटिलिटी ही 60-70 पॉइंट की है। तो अभी अगर आपने वो ट्रेड किया दैट्स गुड, लेकिन सही मायने में हर्षिता कोई ट्रेड ढंग का मिला नहीं, क्योंकि आप एक बहुत सीमित दायरे में है और शुरुआती आधे घंटे के स्विंग को तो वैसे भी कोई ट्रेड नहीं करता है, तो प्रैक्टिकली कोई ट्रेड नहीं था। बट इंडेक्स अभी तक उसी रेंज में रहा है जिस रेंज को हमने सुबह बिलीव किया था। 651 लोअर एज और ऊपर का लेवल क्या था? 778। इंट्राडे आज का हाई है 760, तो इसी दायरे में अब तक रहा है। क्या मैं इस दायरे के अंदर कोई ट्रेड लूं? आइए एक बार जज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बेनिफिट हमारे पास ये है कि निफ्टी बैंक कोलैप्स नहीं हुआ, बट निफ्टी बैंक कोलैप्स होने के साथ अभी तक जो नहीं कर पाया है वो है कॉल राइटर्स के जोन में एंट्री नहीं मार पाया। आज का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। आइए निफ्टी को जज करने की कोशिश करते हैं हर्षिता। आपके स्क्रीन पे 6 कॉल्स आएंगी और पुट्स आएंगी, और जरा देखते हैं कि सोमवार के इस दिन को इस रेस्ट ऑफ द वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑप्शन राइटर्स ने कैसे ग्रैब कर रखा है। आप देखिए हर्षिता, आपकी स्क्रीन पर आप 700 पे ट्रेड कर रहे हैं और 700 की एट द मनी कॉल 50 लाख और 800 की 55 लाख बिकी हैं, जो एक ही इंडिकेट करती हैं कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अभी 760-750 के जोन को पार करना मुश्किल है, स्पेशली 780, क्योंकि वहां आप करीब 1.25 करोड़ कॉल है और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन की कमी है, बट स्टिल दैट पुट ऑफ 19600
करीब करीब 65 लाख का आउटस्टैंडिंग बाय होल्ड करती है। तो मैं निफ्टी पे इतना कह सकता हूँ कि निफ्टी से कहीं बेहतर ट्रेड इस वक्त स्टॉक फ्यूचर्स में है, स्टॉक ऑप्शंस में है। लेट्स अवॉइड निफ्टी एज ऑफ नाउ, बट अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो याद रखिएगा आपका स्टॉप लॉस 19,500 के आसपास ही आएगा, क्योंकि वही क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस हैं, वहीं पर आपका ऑप्शन बेस है। और अगर आप डे ट्रेडर हैं और आपने सुबह के डिप को बाय किया है तो याद रखिएगा बेस 1 जब तक स्क्रीन पे है 603651 तब तक नो शॉर्टिंग अप्रोच। ये लेवल आपको कभी भी ऊपर की तरफ 760 का दिख सकता है, बाकी उससे ज़्यादा नहीं। बहुत स्क्यूज्ड हैं आप। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। सुबह जब मैं 10:30 पे नीरज जी को हैंडओवर दे रहा था तो मेरी उनसे बात हुई थी उस वक्त, और लेवल था बैंक निफ्टी का करीब करीब 43,700। बात यही हुई थी कि 43,720 अगर काट जाए और सस्टेन कर जाए तो एक स्विंग टुवर्ड्स 43,900 आएगा, बट वो नहीं हुआ। क्यों? एग्जैक्टली आज का हाई है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डॉट। शुक्रवार की भाव कॉपी में 44, 43,900, 43,800, 43,700 पे सबसे बड़े 4 कॉल राइटर्स थे। बात यही हुई थी कि हायर लेवल्स पे ट्रेड मत लीजिएगा, लोअर लेवल्स पे पिक कीजिएगा। टेक्निकली वो लोअर लेवल जो थे ट्रेड को पिक करने के, वो थे बेस 1। लेके आई डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे निफ्टी बैंक का बेस 1। वो क्या था? वो था 43,471, 43,290, 200 डेमा और एक ऑप्शन बेस। और अगर आप आज का निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो देखें तो वो एग्जैक्टली था, आज का इंट्राडे लो हर्ष था, वो था करीब करीब 43,622। तो हर्षदा बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं है एज ऑफ नाउ। ऊपर है 20 डेमा, ऊपर है कॉल राइटर्स के जोन, और नीचे 43,500 का पुट राइटर और 43,300 पे आपका 200 डेमा। बहुत बड़े हर्षदा ट्रेड नहीं मिल रहे। आपको मैं डेटा दिखाता हूँ हर्षदा, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब वो 3 कॉल्स और पुट्स लेके आइएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है 43,800 पे, 900 पे, 44,000 पे की पूछिए मत। और नीचे 43,500 पे आप ये देखिए 12 लाख कॉल बिके हैं आज इंट्राडे में। फॉर निफ्टी बैंक इट्स टू हाई। आउटस्टैंडिंग वाई 38 लाख, और 43,400 के पुट पे 8 लाख, और 43,300 पे 200 डेमा पे करीब 10 लाख पुट बिके हैं। तो हर्षदा, मैं ऐसे माहौल में आप यकीन मानिए क्लियरिटी का इंतजार करूंगा। इस छोटी सी चैनल में ट्रेड करना, डायरेक्शनल ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस रादर देन इंडेक्स। हर्षदा, वाकई हीरो का ज़्यादा कुछ एक्शन है नहीं, और बहुत ही जिम्मेदारी में मिड कैप्स में भी जो तेज़ी थी वो सिमट कर रह गई है। अब 18-19 पॉइंट की गिरावट। चलिए ट्रेंडिंग देख लेते हैं, वहाँ पर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या बने हैं वो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज यहाँ पर देखिएगा डिवीज लैब का बोलबाला है करीब 2-2.5%, भारतीय एयरटेल में 1-1.25% तक का इजाफा, SBI कार्ड में एक पुलबैक ट्रेड आया है, और PFC भी करीब 2-2.25% की बढ़त पर ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज ऑटो कंपनियां थोड़े से बैकफुट पर है। M&M ही नहीं, आइश, टाटा मोटर्स, ये सब थोड़ी सी आज मुनाफा वसूली की गिरफ्त में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ज़्यादा टूटा है, 5% नीचे। वोडाफोन में भी दबाव, और अदानी एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट एक अगर पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ आपको ढूंढनी होगी ना तो वो निफ्टी IT में दिखाई देगी। निफ्टी IT आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडेक्स का क्या हाल है? गिरते बाजार में 170 पॉइंट ऊपर ये। HCL टेक, विप्रो, LTI माइंडट्री, TCS, टेक महिंद्रा, ये सभी वो ट्रेड्स हैं जहां पर पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, तो उस पर नजरें होनी चाहिए। इनफैक्ट वीरू, निफ्टी IT पर नजरें रहेंगी। आज तो नैस्डैक में भी देखना होगा किस तरह का एक्शन बनता दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में वो OpenAI में जो सैम ऑल्टमैन आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकाला गया है, उस पूरे चक्कर में स्टॉक की काफ़ी धुलाई हुई है। और मैं अभी पढ़ रही थी कि सत्या नडेला ने देखिए हुक्म का इक्का खेला है। उन्होंने कहा है कि ग्रेग ब्रॉकमैन और सैम ऑल्टमैन अब माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट के लिए AI की रिसर्च जो होने वाली है उस टीम को लीड करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में आज सभी की नजरें वहां पर नैस्डैक में माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में क्या होगा उसी पर होने वाली। उससे ज्यादा एक्साइटमेंट कुछ नहीं है मार्केट्स में। यकीन मानिए हर्षदा, अब मतलब मैं इस कार्यक्रम में आया उससे पहले हमारी TV18 और आवाज़ की जो कंबाइंड डेस्क है ना, उस पर यही बात चल रही थी। एग्जैक्टली यही बात चल रही थी। और बिल्कुल सही कहा आपने, निफ्टी IT पर नज़र रहेगी। और बट मैं कहूँगा हर्षदा कि निफ्टी IT, एक बात याद रखिएगा, पिछले 3 सेशन में चल काफ़ी चुका है, तो हमें थोड़ा ग्रेविटी का ध्यान रखना है, क्योंकि
ये मूव शुरू हुआ था 15 नवंबर को और लेवल था 30,930 का और आज का इंट्राडे हाई था करीब करीब 32,570। सो विद इन स्पैन ऑफ आई थिंक 3 सेशन आप अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर काफ़ी जल्दी आ चुके हैं। तो थोड़ा सा ग्रेविटी का ध्यान रखिए हर्षदा। स्टॉक फ्यूचर्स को आप चेज करेंगे, इंडेक्स को आप वैसे भी चेज नहीं कर सकते, तो थोड़ा ग्रेविटी का ध्यान रखिए। मिड कैप आईटी लुक्स सेफ हर्षदा इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप आईटी। हर्षदा ओवर टू यू। जी हाँ, देखते हैं अब यहाँ से क्या रुझान बनेगा। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। शरद अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स पर राय देने के लिए। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और रुचित जैन है। कॉर्पोरेट स्कैन में आज जेन टेक्नोलॉजीज, जिसने इनफैक्ट एक छोटा ही सही लेकिन एक ऑर्डर बैग किया है। कंपनी के सीएमडी अशोक अतलूरी से बात करेंगे। यतिन आपको बताएंगे क्या चल रहा है मैंगनीज ओर में। साथ ही हमारी नजर टाटा इन्वेस्टमेंट पर भी रहेगी, वहाँ पर क्या अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उस पर सुमित को जोड़ेंगे। 250 पर हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी हैं। बीच में आपके लिए 4 का चौका भी लेकर आएंगे। फिर जाएंगे डीलिंग रूम के चेक के लिए यतिन के पास। पीटीएसटी ट्रेड्स या एसटीबीटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स मार्केट क्लोज, ये सब आगे। चलिए हम जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रकाश से बताइए इस समय का ट्रेड। इस समय का ट्रेड है भारती एयरटेल। गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड कर रहा है 960 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 955। इसमें कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट मिला है, मेरे ख्याल से 970 से 75 तक जा सकता है भारती एयरटेल। जी आज मेरी जो स्टॉक स्पेसिफिक समरी थी उसमें भारतीय एयरटेल स्टॉक अपीयर हुआ था। डेरिवेटिव्स डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, डेरिवेटिव्स की जरा इसकी शीट रखेंगे। इट्स 960.95 अभी भी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है और जब आप इसके ओआई को देखेंगे लोअर लेवल्स पे एक सब्सटेंशियल एडिशन हुआ है। ये देखिए करीब 2.38 और करीब 8,56,000। मैं इसको ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से रीड करूंगा कुछ देर में, लेकिन चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? थोड़ा कॉन्ट्रेरियन रहेगा बट आई विल गो बाय विथ नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन फ्यूचर्स अभी 3615 पे है। मुझे यहाँ पे ये बहुत वेल प्लेस्ड लग रहा है, यहाँ पे 3670 के टारगेट्स के लिए। और स्टॉप लॉस आपका 3580 रहेगा। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन 3600 रफली 75 पे ट्रेड कर, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 55 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ये भी आपको 100 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। ओके तो देखिए 3600 का कॉल लेकर चले, वहीं पर पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स में तेजी करें या फिर 3600 का कॉल लेंगे, 75 पर है, 100 तक जाने के चांसेस भरपूर है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्चना जी। तो देखिए खरीदारी करनी है आरईसी में। मॉर्निंग में मैंने पीएफसी की भी बात की थी, लेकिन अब क्योंकि आरईसी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट दिया है, हाई टॉप साइड बॉटम पहले से ही बन रहे हैं, तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी आप आरईसी में खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 339 का स्टॉप लॉस लगाइए, 355 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 350 वाला कॉल ऑप्शन 6 रुपए 10 पैसे 6 रुपए 15 पैसे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 10 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सकते हैं। आरईसी पीएफसी ये दो तो स्टॉक खैर इस वक्त अलग ही चल रहा है, इनका उसूल है। आई मीन क्या गजब का मोमेंटम है। दोनों ही स्टॉक्स के प्रिंसिपल कुछ और हैं इस वक्त। अब 2 कॉल्स हो गई, यहाँ पे 3 कॉल्स हो गई। राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए नजर आईटी पे है और आईटी में कोई स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग का वो रहेगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अपना हाईएस्ट लेवल को ये मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है आते जाते क्लोजिंग तक यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, तो ये जो स्विंग ट्रेड है उसका टारगेट बनेगा 1360 का, 1360, 1327, 1330, ये इसकी रेंज है बाइंग की। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1320 का, और 1320 के स्टॉप लॉस के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज बाय करेंगे। स्विंग का टारगेट होगा 1360। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एचसीएल टेक में एक मौका तेजी का। शरद गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी राय। जी हमें लगता है एसआरएफ एक डिसेंट बेट साबित होनी चाहिए। यहाँ से कंपनी 3-4 बड़े सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, जहाँ जहाँ ऑपरेट करती है वहाँ एक मेजर पोजीशनिंग है। केमिकल बिजनेस और पैकेजिंग बिजनेस एक मेजर हेड्स हैं उनके कमाई के। इसके अलावा टायर कॉर्ड फाइबर जो उनका सबसे पुराना बिजनेस है वो भी चालू है। पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने लगभग सालाना 1500 से 1800 करोड़ का कैपेक्स किया है। मुझे लगता है उसका भी फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए।
पर्टिकुलरली जो BOPP और BOPET वाला बिजनेस है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाला, वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। यूरोप में थोड़ा जो उठापटक चल रही थी उसकी वजह से, और जनरली थोड़ा सा सप्लाई साइड ओवरहैंग भी था, बट अब ग्रेजुअली वो अरेस्ट हो जाना चाहिए। और उसमें जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं, वो पूरी PTA वगैरह की चेन भी जो है MEG की, वो भी स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहनी चाहिए। जो एडिशनल हाई कॉस्ट इन्वेंट्री वगैरह का इशू है वो भी एड्रेस हो जाना चाहिए। तो हमें लगता है यहाँ से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाले बिजनेस में थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। कंपनी अगले 2-3 साल भी, 2 साल में भी लगभग 4,500-5 हजार करोड़ का और कैपेक्स करने की बात कर रही है, प्राइमरली केमिकल साइड ऑफ द बिजनेस पे, जहाँ फ्लोरिनेशन, हाइड्रोजनेशन, ये सब पे उनका फोकस है। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये कैपेक्स उनको प्ले आउट करता है, नंबर्स में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखना मिलना चाहिए। प्लस जो आपका फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में इंप्रूवमेंट यहाँ से आगे मिलता है, उसका भी फायदा नंबर्स में देखना मिलना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स करीब 85-90 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 30-35 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। डेट का ओवरहैंग आएगा नहीं, ज्यादातर कैपेक्स इंटरनल अक्रूवल से ही पूरा हो जाएगा। और SRF एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10-20 सालों में ग्रो किया है, पिछले 5 साल में लगभग 36-37% की CAGR रही है। तो मुझे लगता है 30-35 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 2700-2800 रुपए के टारगेट के हिसाब से SRF। ओके, तो SRF पर एक व्यू आप कह रहे हैं कि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओवरऑल बाजार देखें तो एकदम शांत बैठा है, ज़्यादा कुछ आतिशबाजी आज दिख ही नहीं रही है। मिड कैप्स में भी ज़्यादा ऐसे कोई रनअवे मूवर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, चुनिंदा काउंटर्स को छोड़कर। अच्छा, एक पॉकेट जहां पर हमने देखी है थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ, और इसका जिक्र एक स्टॉक के जरिए राजेश सातपुते ज़रूर कर रहे थे, लेकिन शायद टेक्नोलॉजी कंपनियों पर आपकी राय क्या रहेगी? इनफैक्ट पिछले सेशन में ही फ्राइडे को ही बात कर रहे थे, जिस तरह से बॉन्ड यील्ड में कूल ऑफ देखने को मिला है, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद फेडरल रिजर्व की जो मिनट्स निकल कर आएंगे इस वेंसडे को, उसमें कुछ संकेत हो कि कब ईज ऑफ फेड करता हुआ दिखाई देगा, उससे कुछ और फिलिप मिल सकता है, इन स्टॉक्स में कुछ और तेजी आ सकती है। IT पर इस समय पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए एक निवेशक की? वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव पोजीशनिंग एज अ सेक्टर लेके चलनी चाहिए। और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। हमारा भी यही मानना है कि अगले 6 महीने में मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट्स के जो व्यू हैं उसमें एक टोटल रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए, खास करके US के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जनरली मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसी को टिप्टो करेगा और उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ग्रेजुअली अगले 6 महीने में आप ये मान के चलिए कि इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में बहुत बड़ा रिवर्सल आपको देखने मिलना चाहिए। और जैसे जैसे बाजार में ये फीलिंग सिंक इन होती है, जैसा आपने भी बोला कि 10 ईयर यील्ड्स में ग्लोबली हमने एनीवेयर बिटवीन 20 से 30 बेसिस पॉइंट से 40 से 50 बेसिस पॉइंट तक की गिरावट देखी है पिछले महीने 2 महीने में। वो क्लियरली दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो मूड चेंज हो रहा है। तो वो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और IT के लिए काफी पॉजिटिव रहनी चाहिए। फ्रंट लाइंस में टॉप बेट के हिसाब से मुझे लगता है आपको इन्फोसिस पे बेट करना चाहिए। थोड़ा सा सेकंड टायर स्टॉक अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है जैसे चेंजेस आए हैं उसका फायदा टेक महिंद्रा में काफी होना चाहिए। बड़े में LTIM मुझे काफी बढ़िया लगता है। मुझे लगता है जो इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स हैं और जो कंबाइंड एंटिटी की बिडिंग की कैपेसिटी है वो काफी बड़ी होनी चाहिए, तो वहाँ बहुत बड़ा रिवर्सल हो सकता है। छोटी कंपनीज में इंटरेस्ट रेट रिवर्सल के हिसाब से जिनका है तो वहाँ एम्फेसिस, मास्टेक जैसी कंपनीज को बहुत फायदा हो सकता है आने वाले समय में। ओके, IT पर और मिड कैप IT पर आप कमेंट सुन रहे थे शरद जी के। मीनवाइल कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा ये डे पर्सपेक्टिव से नहीं है या फिर क्लोजिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स इस पर डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं और एक मेजर ब्रेकडाउन के कगार पे हैं। और एक बार लेके आइएगा आप अदानी एंटरप्राइजेस। मानस, ये जो प्राइस पैटर्न है, अगर मैं 24 मई 2023 से टिल डेट की प्राइस पैटर्न कंसिडर करूँ तो ये एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये अब मई 2023 का जो 23 से जो बेस है ना, ये उसको वॉलेट करने के कगार पे है। 2147 का भाव मेरी स्क्रीन पे है। मानस, एक तो जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं या जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज क्या है? 2140 के नीचे प्रोजेक्शन क्या होगा अगर ये ब्रीच हो जाए, और एक एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेडर के लिए या फिर लॉन्ग पुट के लिए व्यू क्या है आपका? देखिए, मेरे ख्याल से जून में 2163 के लोज थे अदानी एंटरप्राइजेस के, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है और इस ब्रेकडाउन के बाद कम से कम 150 रुपए का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक 2000 तक के भाव स्टॉक में बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरी राय ये रहेगी कि एक बार निकल जाए
और फ्रेश खरीदारी अब तभी करें जब 2250 के ऊपर स्टॉक निकले, उससे पहले आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट करने की राय फ्यूचर में नहीं रहेगी। आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को ले लें। तो अदानी इंटरप्राइजेस का जो 2150 वाला पुट ऑप्शन है, आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 2150 का जो पुट ऑप्शन है वो 67 पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस 40 रुपए के नीचे का रहेंगे, लेकिन इसमें शायद आपको 120 से 125 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 2150 का पुट ऑप्शन अदानी इंटरप्राइज का लिया जा सकता है। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस का। अच्छा हर्षदा, आज आपने एक बात नोट करी, हर शख्स की, आप, मैं, मानस, सबके, आज मंडे ब्लूज का इम्पैक्ट है या कुछ और? रहमत, एक सॉफ्टनेस सी है, कंधे झुके हुए से। मैं न्यूज़ रूम में सुबह से 1 घंटा अकेला बैठता हूँ, फिर लगभग 7 बजे से लोग आना शुरू करते हैं। आज वाकई मन खराब था, है ना सबका? न्यूज़ रूम में के मुंबई में क्या हाल था? ऐसी है वीरू, सबका ऐसे मोरल डाउन है। मुझे तो लग रहा है वीरू, मेरे ना ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे लेग्स इतने दुख रहे थे, फिर दोपहर में फिर शोल्डर्स दुखने लग गए। मुझे लगा मैंने मैच खेल ली और हार गई। मोरल है, अच्छा, लेकिन सब कैसे मुंह उतरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो हमारी एज ग्रुप के हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से 2 दशक के अंतराल में 2003 वर्ल्ड कप डिफीट देखी, फिर ये कल की डिफीट देखी। हालांकि इस बार हमारा फाइनल के लिए अप्रोच बहुत अच्छा था। हम लोगों के जहन में 2 हार हैं, और जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, मैंने 21, 22, 23, 24 साल के, वो लोग कहते हैं सर बड़ा खराब हुआ। मैंने कहा नहीं, एक दौर हमने भी देखा था। खैर ठीक है। तो आज वाकई सबके जहन में, और आई थिंक बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि थोड़ा निराश है। ये मार्केट को देखिए आप, कितना रेंज बाउंड है। तो वाकई थोड़ा दिन आज अजीब सा था, अजीब सा। गाबा सर ऐसे थकान स्माइल सी करके, थी और निराशा थी। गाबा सर को खुशी है कि अच्छा मैच देखने नहीं गया, नहीं तो और बुरा लगता है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा थी। लगता है हमने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया और फेल हो गया, ऐसा लग रहा है। फीलिंग ये आ रहा है कि जब मैं फेल हुआ था तब ऐसे ही फीलिंग था एक्चुअली। 7 बजे जी, क्या मूड माहौल है? जब हमने 10 में से 10 जीते, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होगा ही, ये खेल है। लेकिन जीतते तो थोड़ा माहौल, सच में जीतते तो माहौल थोड़ा बेटर होता। लेकिन ठीक है, बच्चों ने अच्छा खेला, वो ये भी तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो तो है ही, पर मलाल तो रह जाता है ना कि मैंने भी ऐसे कल मैच पूरी देखी और फिर लगा ओके द बेटर साइड वन, बट आधा मन तो फिर वैसे भी खराब फील ही कर रहा था। जी जी, कोई नहीं, आज नहीं तो कभी और सही। दिन हमारा नहीं था। और आज सुबह उठते ही 4 बजे से छठ के जो पटाखे होते हैं वो फूटने लगे। फिर जब ऑफिस जा रहे थे तो रास्ते में काफ़ी भीड़, तो बड़ा अजीब सा दिन था आज। खैर, दिन तो आज का शुभ है, याद रखिएगा, छठ का दिन है, छठ पर्व का दिन है। खैर, अब थोड़ा सा लौटते हैं मार्केट पे और 1-2 स्टॉक्स को और निकाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे अभी कुछ देर पहले मैंने अदानी इंटरप्राइजेस की बात की थी। आज अदानी ग्रुप के और स्टॉक्स में भी सॉफ्टनेस है। लेट्स ब्रिंग एसीसी, आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 1830। ये भी एक ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ। शायद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज सॉफ्टनेस है। कोई खास टेक आपका अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, और अभी आपकी अप्रोच इन समूह के किसी स्टॉक पे कंस्ट्रक्टिव हो तो बताइए जरा। देखिए, मुझे लगता है ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो अब एब्जॉर्ब हो गई हैं। अब यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन की तो हम उम्मीद नहीं कर रहा है अक्रॉस द बोर्ड। कुछ है रिन्यूएबल वाले जो स्टॉक्स है वो थोड़ी एबनॉर्मल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर मुझे पूरी स्पेस में से पिक करना हो तो मैं एसीसी पे काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये एक स्टोरी है जहाँ काफी बड़ी रीरेटिंग संभव है आने वाले समय में। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लोग जो बेटा पटन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं 300 से 400 रुपए, जैसे जैसे वो आता है एसीसी को जो वैल्यूएशन मिलता है वहाँ कैचअप का बहुत बड़ा स्कोप है। बाकी में आप अडानी पोर्ट्स पे बेट ले सकते हैं, थोड़ी और करेक्शन आपको मिलती है तो। बट बेस्ट बेट जो मेरे हिसाब से आनी चाहिए वो एसीसी आनी चाहिए, और बहुत ज्यादा करेक्शन की मुझे यहाँ से गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही पूरी स्पेस में, खास करके अडानी ग्रुप के शेयर्स में। ओके, तो ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश नहीं, लेकिन एसीसी परहैप्स बेस्ट बेट रहेगा। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स जोड़ेंगे आपके लिए जहां पर थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला है। शिल्पा जी, आपकी बाय द वे नवीन फ्लोरिन वाली कॉल एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपने करीब 75 के आसपास सजेस्ट की थी, दिखाइएगा प्लीज। 3600 वाली जो कॉल शिल्पा ने आइडेंटिफाई की थी नवीन फ्लोरिन की, वो कहाँ पर इस समय ट्रेड कर रही है? इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। ये तो फ्यूचर्स वाला ट्रेड हुआ। 3600 की कॉल दिखाइए प्लीज। ये देखिए 75 की 83 हो गई। टारगेट 100 पे ही रखना है या फिर कुछ बढ़ाने का स्कोप है?
जी हर्षदा जी, एक्चुअली 91 जाके अभी 84-85 पे सेटल हो रही है, तो एक अच्छा खासा मूव आया है। मुझे लगता है यहाँ पे बने रह सकते हैं। इसमें है वो स्ट्रेंथ है जहाँ पे ये आपको इमीडिएटली और थोड़ा अपसाइड दिखाएगा। ओके, तो बने रहिए। 91 छू के आई है। मेरे पास वो ताज़ा डेटा नहीं था, प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि अच्छी चल गई, तो हमने सोचा इसको रिविजिट किया जाए। तो 3600 की कॉल 75 पर सजेस्ट की थी, 91 छूकर आई है, अब 83 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। चलिए, जेन टेक्नोलॉजीज, इस पर अब आते हैं। कुछ दिन पहले भी हमने जेन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से बातचीत की थी। कंपनी के हाथ में दरअसल एक और ऑर्डर आ गया है। ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है, 42 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर, जो एक फ्रेंडली नेशन को इन्होंने डिफेंस स्टिमुलेटर्स तैयार करके देने हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी अशोक अतलूरी जुड़ गए। अशोक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और क्या डिटेल शेयर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर ऑर्डर के? करना है, सो इट विल बी अकाउंटेड फॉर 18 महीने में। एंड ये अगेन दिस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सपोर्ट रहा है। वी आर फीलिंग के और काफी ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में हमको इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से। तो इंडियन गवर्नमेंट के तो ऑर्डर्स आपके हाथ लग रहे हैं। जब आप कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से, तो भारतीय एलाइज जो नेबर्स है उनकी तरफ से आप कह रहे हैं ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बड़े ऑर्डर्स आएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब अफ्रीका, मिडल ईस्ट, CIS, साउथ ईस्ट एशिया, इन कंट्रीज में से आएंगे हमारे। ओके अशोक जी, यहाँ पे मैं आपके जो आपके इक्विपमेंट्स और आपके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें मैं देखा था स्टिमुलेटर। आई थिंक वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप देखें, एक उपकरण होता है। ओवरऑल में भारत में भी और वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड पिछले 5 वर्षों में कितनी बड़ी है, थोड़ा सा इसका अंदाज़ा देंगे? और स्पेशली इस इक्विपमेंट की, इस आई थिंक उपकरण की डिमांड आगे कितनी बढ़ेगी? और आपकी जो टोटल ऑर्डर बुक है सर, इसमें अप्रोक्सीमेटली इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो पूरा हमारे पास 2 प्रोडक्ट लेन्स है, एक तो ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन इक्विपमेंट, दूसरा एंटी ड्रोन सिस्टम्स। तो ट्रेनिंग एंड सिमुलेटर में हमारा पूरा 800 के ऊपर करोड़ का ऑर्डर बुक पोजीशन है। और एंटी ड्रोन सिस्टम, जो ड्रोन्स अटैक करने आते हैं उनको न्यूट्रलाइज करके गिराने में, शूट डाउन करने में जो काम आते हैं, वो एंटी ड्रोन सिस्टम का 600 करोड़ से ज्यादा है। वो है स्प्लिट इन दोनों का। ओके सर, अगर आप बाइफरकेट कर सकें एग्जैक्टली डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों इस ऑर्डर बुक में, मतलब कितना कितना बाइफरकेट कर पाएंगे आप थोड़ा सा? ओवरसीज ऑर्डर कितना है? एक्सपोर्ट 400 से ज्यादा है और डोमेस्टिक रेस्ट ऑफ द 1000 करोड़ से के इर्द गिर्द है वो। मैं एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ अशोक जी, आपने कहा कि आगे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, रशिया, कई सारे देशों से ऑर्डर्स आएंगे, तो आपका इस समय रेवेन्यू का कितना कंट्रीब्यूशन आता है? आई थिंक लास्ट टाइम आपने 36% और कहा था जो एक्सपोर्ट से आता है। क्या वो 50-50 हो जाएगा इन द कमिंग क्वार्टर्स? नहीं, आज की तारीख में देखिए 40 मतलब ऑलमोस्ट 25% कुछ है, बट 50% का हमारा होप है कि अगले साल बढ़ के और बाय FY26 तक हमको 50% हो जाना चाहिए एक्सपोर्ट का। 26 तक, ओके। और रफली क्या विजिबिलिटी है, किस क्वांटम के ऑर्डर्स रहेंगे? बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल ऑर्डर 42 करोड़, लेकिन लार्जली आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर में कितनी विजिबिलिटी है, कितने बड़े वो ऑर्डर्स हो सकते हैं? एंड क्या वो सिमुलेटर्स के ही रहेंगे या फिर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए भी आपको मिल रहे हैं एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स? नहीं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स दोनों के मिल रहे हैं। सिमुलेटर के अभी जो 400 करोड़ है उसमें एंटी ड्रोन भी है, सिमुलेटर्स भी हैं। और अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर का साइज काफी बढ़ते जाएगा मेरे ख्याल से। इट विल बी फ्यू 100 करोड़ एज वी गो। जैसे अगले साल जाएंगे हम, जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो काफी बड़े रहेंगे। एंड दोनों के लिए मिलेंगे, सिमुलेटर्स के लिए मिलेंगे, एंटी ड्रोन के लिए। देखिए आज की तारीख में आप देखिए 3 वॉर्स देखिए आप। पहला है अजरबैजान आर्मेनिया वॉर, वहां पे ड्रोन्स की वजह से अजरबैजान जीता है। यूक्रेन रशिया देखिए, भयंकर यूज हो रहा है ड्रोन्स का। और एक है कि यूक्रेन के पास आज की तारीख में सबसे एडवांस इक्विपमेंट है, मगर फिर भी वो रशिया से नहीं लड़ पा रहे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं मिली है। सिमुलेटर ट्रेनिंग इजीएस्ट वे ऑफ ट्रेनिंग है, बट उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, बट इक्विपमेंट है उनके पास। कोई बोल रहा था वो 3rd वर्ल्ड वॉर जीत सकते हैं यूक्रेन चाहे तो, बट वो ट्रेन नहीं है। अभी तीसरा हो रहा है मिडिल ईस्ट में, देखिए 6 घंटे के लिए आके दहशत फैला के चले गए। They were not at all prepared. This is
दीज आर द एग्जैक्ट सिनेरियोस जो आपको सिमुलेट करके प्रैक्टिस करके डिफेंस रेडी करना चाहिए। तो सिमुलेटर की अहमियत सडनली बढ़ गई है दुनिया में बिकॉज ऑफ दिस 3 वॉर, कि हमको कौन सा सेकंड वर्ल्ड वॉर का इक्विपमेंट है या मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट है, अगर हम ट्रेन नहीं हुए, सिमुलेटेड ट्रेनिंग नहीं हुआ, तो हम वी आर इन ट्रबल। और दूसरा ड्रोन्स का यूसेज है, वो काउंटर ड्रोन। तो ये दो चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज के हालातों में। अशोक जी, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, और ये बात सिर्फ शायद ज़ेन तक सीमित नहीं है, ये पूरे आई थिंक डिफेंस उद्योग जगत के लिए है। ये पिछले कुछ समय से ऑलमोस्ट अगर आप देखें 1.5 साल हो गया, रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है। अपने वो कुछ ग्लोबल टेंडर्स रद्द कर रहे हैं, कुछ अपने इक्विपमेंट्स, कुछ अपने अगर आप देखें उपकरण वो ग्लोबल मार्केट से रिकॉल भी कर रहे हैं। क्या बहुत दिन तक अब रशिया की रिसर्च और आई थिंक उनके उपकरण, उनकी आई थिंक जो पूरी की पूरी प्रेजेंस है ग्लोबल मार्केट से, उससे हट जाना उसका, क्या ये भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खोल रही है आपके अनुसार, भारत में भी और भारत से बाहर भी? उसमें बिल्कुल डाउट ही नहीं है। मतलब ये जो रशियन इक्विपमेंट जैसे जैसे अभी तो सप्लाई नहीं कर पा रहे, आज की तारीख में इवन इजराइल भी बोल रही है हम फोकस्ड हैं हमास को टेम करने में। तो ये सब डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं कि इंडियन कंपनीज जाके बाहर दूसरे देशों को बेच सकें। देखिए, यहाँ इंडिया में थोड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने एक्चुअल R&D किया है, अपना खुद IP डेवलप किया, अपना खुद प्रोडक्ट डेवलप किया है। वैसी कंपनीज जिन्होंने अपनी IP की, जैसे जेन टेक्नोलॉजीज के 150 के पेटेंट्स हमने फाइल किए हुए हैं, जिनके पास IP है, उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, उनके वो प्रोडक्ट जब बेचेंगे तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि ये ग्लोबली कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है। तो ये डेफिनेटली गैप क्रिएट कर रहा है ये जो वॉर्स हो रही हैं, और थोड़े कंपनीज बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं इनसे। तो काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। आई एम श्योर बहुत बिजी रहने वाले हैं आप अगले कुछ साल, जिस तरह की डिमांड ऑफ कोर्स इन प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जेन टेक्नोलॉजीज आज ऑफ कोर्स एक 5% के अपर सर्किट पर है। आपने पूरी चर्चा सुनी शरद, और ये एंटी ड्रोन सिस्टम सिमुलेटर्स के बिजनेस में कंपनी है, साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके पीयर सेट में भी कुछ इजाफा ही बनता दिखाई दे रहा है। लीसेंट लिस्टिंग आइडिया फोर्ज थी। आपने क्या कुछ लिया है ड्रोन टेक वाली कंपनियां या फिर ये सिमुलेटर्स वाली कंपनियों में? नहीं, इनमें तो डायरेक्टली नहीं लिया है, बट हमारी प्रेजेंस ज्यादा करके बाकी डिफेंस स्टॉक्स में है, जो ट्रेडिशनल PSU डिफेंस कंपनीज हैं। बट इस कंपनी में जो फॉरवर्ड ग्रोथ आउटलाइन है वो काफी अग्रेसिव है, और अगले 2-3 साल में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। हो सकता है टॉप लाइन यहाँ से 4-5 गुना जैसी हो जाए। बट इतनी फास्ट ग्रोथ में ऑब्वियसली जो रिस्क रहते हैं वो भी रहते हैं। बट मैं जैसे देख रहा हूँ, जैसे मैनेजमेंट भी बोल रही थी कि ड्रोन्स वगैरह का जैसा यूजेज बढ़ रहा है सारे वॉरफेयर में, और सिमुलेटर्स काफी हद तक आपका जो ऑन फील्ड रिस्क वगैरह है उसको काफी हद तक कम कर देते हैं। तो वो ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती जा रही है वॉरफेयर में, जैसे जैसे आप कुछ जगह पे गोरिल्ला वॉर वगैरह भी ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है, और इनके पास जो काम है वो काफी इंटरेस्टिंग है इंडियन डिफेंस से भी। और जैसे जैसे ये इंटरनेशनल वाली अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, ये इनके लिए काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और IPR जैसा कि वो बोल रहे थे, वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जिस कंपनी के पास स्पेस में वो है, क्योंकि वो एक अलग आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देती है इंटरनेशनल पेयर्स के साथ। तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस कंपनी में, ग्रोथ काफी अच्छी रहनी चाहिए अगले 2-3 सालों में, तो एटलीस्ट उसके बियॉन्ड भी। और बहुत बड़ी अपग्रेडेशन भी नंबर्स में आपको यहाँ से देखने मिल सकती है। अभी तो आप अगर 1500 करोड़ भी पकड़ रहे हैं तो अभी करीब कितने 350 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज हैं कंपनी के। तो यहाँ से 4-5 गुना अगर होता है तो आप 44-45 रुपए के आसपास की अर्निंग की बात करोगे, बहुत कंजर्वेटिवली भी करोगे तो उस हिसाब से बहुत महंगा नहीं है मेरे हिसाब से, 20 टाइम भी नहीं पड़ेगा। और ऐसी कंपनीज को 25-30 टाइम तो आसानी से मिल जाना चाहिए जैसे जैसे ये ग्रोथ आती है। ग्रोथ तो बढ़िया आ रही है इस पूरे पॉकेट में, इस पर नजरें होनी चाहिए सभी की। रुचित हमारे साथ जुड़ गए हैं, तैयार हैं वो अपने ट्रेड के साथ। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अर्शदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। टोरेंट फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म में। सो बेसिकली स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट स्टॉक ने आज दिया है, और आप डेरिवेटिव्स के डेटा भी देखेंगे तो लगभग 5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, यानी कि डेरिवेटिव्स में लॉन्ग फॉर्मेशंस भी है और स्विंग हाई ब्रेकआउट्स भी है। तो यहाँ पे हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंटली 2100-2105 की रेंज में यहाँ पे खरीदारी करें, 2070 के स्टॉप लॉस रखें, 2160 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, टोरेंट फार्मा आज की एक हेल्दी पॉकेट, एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट याद रखिएगा, फार्मा थी। एक बार डायरेक्टर साहब नीचे स्क्रीन पर दिखाइएगा, निफ्टी फार्मा एट 15,811 राइट नाउ एग्जैक्टली, ये इसका ऑल टाइम हाई है। प्लस इंट्राडे जो सुबह सुबह स्विंग हाई लगाया था करीब करीब 15,890 का या फिर 15,924 का, माफ़ कीजिएगा, वो इसकी ऑल टाइम हाई ट्रजेक्ट्री है। एक टिपिकल फ्लैग है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जाके एक रीडिंग कर लीजिएगा, चाहे वो 2009 हो, चाहे वो 2014 हो, चाहे वो 2019 हो। सिर्फ कह रहा हूँ रीडिंग करने को प्लीज़। प्री इलेक्शन लगभग 3 महीना और पोस्ट इलेक्शन के लगभग 6 महीना जाके देख लीजिएगा, रिकॉर्ड है। 2009, 14, 19 फार्मा डोमिनेट करता है, फार्मा सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देता है। ये मैं अपनी खुद की रीडिंग बता रहा हूँ। बहरहाल मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टॉपिक चेंज करूँगा और लेके आऊँगा, ये थोड़ी देर के लिए मैं फार्मा से बाहर निकल रहा हूँ, फार्मा में बात करेंगे अभी। बट आपकी कॉल अच्छी थी, टोरेंट फार्मा स्विंग देता हुआ, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। बट लुक एट KPIT। मुझे याद है अच्छे तरीके से हर्षदा, मेरे ख्याल से इस क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद हमने इस मैनेजमेंट से बातचीत की थी, नंबर्स अच्छे थे और इसने उस नंबर्स के बाद क्या मूव दिया। 1 नवंबर को भाव था इसका 1211 का और आज अभी हार्डली 20 हुई है और कभी करीब करीब 1650 का। शरद KPIT पर आपका मूव क्या है? आई मीन ये बिल्कुल डिफरेंट रहा, मिड कैप IT के दूसरे स्टॉक या फिर लार्ज कैप IT से डिफरेंट रहा, बिल्कुल एक सेकुलर मूव। और पिछला 1 महीना तो बहुत डोमिनेटिंग रहा। आपका व्यू KPIT पे शरद क्या है इस वक्त? देखिए, स्पेस इंटरेस्टिंग है जहाँ ये ऑपरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे ADS से रिलेटेड और कोई डेवलपमेंट ये कर पाते हैं वैसे वैसे काफी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में आ सकती है। बट वही है कि वैल्यूएशन के लेवल पे अभी जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है वो अगले साल 25-30% ग्रोथ लगभग अगले 2 साल रहनी चाहिए। तो अगर मैं FY26 के नंबर्स भी देखूँ तो 34-35 रुपए वहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक 1500 रुपए पे चल रहा है। तो 45-50 टाइम 2 साल फॉरवर्ड पे यूजुअली कोई भी नेगेटिव न्यूज फैक्टर इन करने की जगह नहीं रहती। तो मेरे पास अगर होता तो मैं इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचता rather than कंटिन्यू करने के। IT में काफी ज्यादा एक्शन, इनफैक्ट कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर नजरें रहेंगी। आज सरकारी कंपनियों में फिर देखिए अच्छी खासी तेजी बनती हुई। PFC REC का हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। सेल देखिए, सारे काउंटर्स हैं जहां पर हरकत है। मैंगनीज और भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और स्टॉक का ये देखने वाला है क्योंकि आज इसमें करीब 12% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। अब क्या ट्रिगर है जो फिर इस स्टॉक में अच्छी खासी हरकत, अच्छी रफ्तार से तेजी बनी है, उसी पर फोकस करते हैं। क्या चल रहा है? मैं आज इनफैक्ट एक नहीं 2 स्टॉक्स की बात होगी। पहले मैग्नीज और होगा, फिर एक और स्टॉक हम आपको बताएंगे जिसके लिए सुमित भी तैयार है। लेकिन पहले मैंगनीज और में क्या चल रहा है, यतिन बताइए। तो देखिए अर्शदा, मॉइल की लास्ट वीक एनालिस्ट मीट हुई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और ये एनालिस्ट की मीट के बाद जो आज शेयर में आप मोमेंटम देख रहे हैं, शायद जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेके, नए जॉइंट वेंचर्स को लेके, उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्टॉक में एक्साइटमेंट हमने देखा है। ऑब्वियसली मॉइल का स्टॉक इसीलिए फोकस में है क्योंकि लास्ट 5 सेशंस में स्टॉक 25% चढ़ा है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 100% रिटर्न दिया, यानी 6 महीने में स्टॉक आपको डबल होता हुआ दिखाई दिया और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। क्यों हो रहा है मॉइल में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और इन जनरल सरकारी माइनिंग कंपनीज में इंटरेस्ट? सबसे पहले देश में जितना मैंगनीज ओर बनता है और मैंगनीज ओर स्टील बनाने के प्रोसेस में काम आता है, उससे कई ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो कहने की बात यह है कि मॉइल जितना प्रोडक्शन करती है वो पूरा का पूरा डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम हो जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि मैनेजमेंट ऑलरेडी एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाने में सक्षम हो गया है और यहाँ से भी उनको लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है, प्रोडक्शन ग्रोथ है, यहाँ से 30% और इम्प्रूव हो जानी चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में रियलाइजेशंस इम्प्रूव हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैनेजमेंट का सोचना ये है कि जो मैंगनीज ओर के दाम है वो बॉटम होने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टील की बॉटम साइकिल है, यहाँ से आपको मैंगनीज ओर के भाव में भी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा कंपनी छत्तीसगढ़ और MP गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी MOU साइन कर चुकी है जिसके अंदर वो विविध प्रकार के जो माइनिंग ब्लॉक्स है इसको एक्सप्लोर कर रही है मैंगनीज ओर और दूसरे मिनरल्स के लिए। ऑब्वियसली रेयर अर्थ मिनरल की भी एक अपॉर्चुनिटी कंपनी के झोली में आ सकती है। इसके अलावा झारखंड, गोवा, कर्नाटका सरकार के साथ ये बात कर रहे हैं जॉइंट वेंचर्स के लिए, लैंड एलोकेशन के लिए और मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, जो बहुत जल्द इसका रिजल्ट आ सकता है। और GMDC के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है गुजरात राज्य में मैंगनीज निकालने के लिए। तो शायद ये अगले साल या अगले 2 सालों में यहाँ भी ऑपरेशंस आपको होते हुए शुरू दिखाई पड़ सकते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस अभी लगाना बाकी है। तो जैसे ही वो आता है शायद वहाँ से आपको वॉल्यूम में अपटिक आती हुई दिखाई पड़े।
और कहीं ना कहीं कंपनी की योजना ये है कि जो ओपन कास्ट की माइंस हैं वो तो उनकी चल ही रही हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड माइनिंग है वहाँ भी वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं और मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ से भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन कंपनी के लिए होना चाहिए और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे कंपनी के मुनाफे में भी आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखाई देगी। तो इसी शायद उम्मीद पे बाजार में आज स्टॉक में एक्साइटमेंट है। लगभग 12% का मूव ऑलरेडी आपने आज के सत्र में देख लिया है। नई माइंस बढ़ाने पर फोकस कंपनी का और रिकॉर्ड हाइस पर काउंटर आ चुका है। राजेश सातपुते बताइए, मॉयल का स्टॉक कब यहाँ से आगे 13% के गेंस के बाद क्या मिलेगा? अर्शदा जी देखिए, चार्ट पे तो ब्रेकआउट आया है। अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो स्लाइटली ओवरबॉट लगता है, लेकिन डेली पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है 300 के ऊपर। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहे, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है और जनरली ब्रेकआउट के बाद हमने देखा 8 to 10% का सर्ज आता है। तो 300 के नीचे यानी 295 का स्टॉप लॉस रखे और मेंटेन करे पोजीशन को। इफ आई एम राइट, प्रोबेबली 325 330 तक का एक मूव मिलेगा इसमें। फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव मैंगनीज और पर आता हुआ ये माइनिंग रिलेटेड प्लेज में शरद, मुझे याद है जब कोल इंडिया ने भी कहा था कि वो वो स्पेशल मिनरल्स की तलाश में उतरेंगे, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। यही सिचुएशन जीएमडीसी में भी उभर कर आई है। मॉयल कैसा पॉइज्ड है इधर? देखिए, अब इस रनअप के बाद मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज तो बहुत ज्यादा जगह नहीं बचती है, लेकिन अगर जिस टाइप का कैपेक्स ये कर रहे हैं और जो माइंस की ये बात कर रहे हैं वहां से अगर एडिशनल आउटपुट निकल के आता है तो अभी लगभग आप अगर टीटीएम तो देख के फायदा नहीं है क्योंकि थोड़े से नंबर्स डिप्लीटेड है, बट मेरे हिसाब से 10 से 15 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करती थी। आगे एक्सपेक्टेशन ये है कि करीब 24 रुपए के आसपास शायद कंपनी रिपोर्ट कर दे नंबर्स ग्रेजुअली अगले साल। तो 24 रुपए पे लगभग कितना 12-13 टाइम ऑलरेडी चल रहा है, तो बहुत ज्यादा यहाँ से स्टैंड अलोन इस पे तो अपसाइड नहीं दिखाई देती। बट ये स्पेशलिटी केमिकल्स, स्पेशलिटी जो मिनरल्स है वहां पे अगर कुछ ये निकाल पाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स भी बोलते हैं उनको, वो अगर वहां पे कोई काम कर पाते हैं, वहाँ चाइना की एक डोमिनेंट पोजिशनिंग है और चूंकि ज्यादातर प्रोडक्ट्स इनके जो हैं वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से ही लाने पड़ते हैं, तो डोमेस्टिक डिमांड से इनका डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा। और स्टील में कोई स्लो डाउन मुझे ऐसा नहीं दिखता बहुत मटेरियल डोमेस्टिक साइड पे तो एटलीस्ट, तो इनके पास डिमांड का कोई इशू रहना नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे ये माइनिंग रैंप अप कर पाते हैं मुझे लगता है वैसे वैसे इनको इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए। बट अगर 24 रुपए भी आता है तो 10-12 टाइम पे मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल आप जो स्पेशल मिनरल्स की बात कर रहे हैं वहां पे ये कुछ एबनॉर्मल खोज कर पाए और उसमें से रेवेन्यूज निकाल पाए, बट उसमें भी मुझे लगता है 1-1.5 साल का वक्त तो कम से कम लगेगा। तो बाजार शायद थोड़ा जल्दी ज्यादा इलेटेड हो गया है। अब इन भाव पे बहुत ज्यादा स्कोप तो मुझे नहीं लगता, इवन कोल इंडिया में भी मुझे नहीं लगता। कोल इंडिया में आपके पास एक फ्लिप साइड है कि वहां पे डिविडेंड यील्ड्स वगैरह थोड़ी बेटर है अभी भी, बट इस भाव पे मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स लगभग ऑप्टिमली प्राइस्ड हैं अनलेस एंड अनटिल जो सरप्राइज फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वहां से कोई बहुत बड़ा चेंज और बहुत जल्दी निकल के आए जिसकी उम्मीद मुझे काफी कम है। तो मॉयल शायद पहले ही काफ़ी ज़्यादा रनअप दिखा चुका है, लेकिन है तो एक्शन तो पूरे स्पेस में बनता दिखाई दे रहा है। नज़रें आपकी ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा चलिए फटाफट से मैं आपको बता दूं, 4 का चौका की भी तैयारी हमारे जानकार करेंगे। कौन क्या ट्रेड दे रहा है वो मेंशन कर रही हूँ। फिर सुमित के पास जाएंगे एक इंटरेस्टिंग लीड के लिए। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कीजिएगा। एफनो सुपरस्टार राजेश जी मैं आपके पास आऊँगी। चार्ट का चमत्कार मानस प्लीज़ निकालिए एक अच्छा ट्रेड। शरद अवस्थी हम श्योर आप एक इंटरेस्टिंग आइडिया लेकर वैसे भी आए हैं मिड कैप फंडा के लिए, तो ये सभी ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे। और फिर ऑफ कोर्स 250 के आसपास मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ नवीन कुलकर्णी भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन एक स्टॉक जो लगातार तेजी में है, टाटा ग्रुप में इनफैक्ट काफ़ी एक्शन देखने को मिला है और आगे मिलेगा भी, क्योंकि लगभग 2 दशक बाद, जी हाँ 20 साल बाद टाटा टेक का आईपीओ आता दिखाई दे रहा है। और 2 दशक में इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट जो आईपीओ आया था वो टीसीएस का आया था, उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है और 22 को दरअसल ये खुलेगा 21 एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। 22 तारीख से रिटेल निवेशक इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अच्छा, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है कई ऐसे स्टॉक्स तेजी में आ रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ तार जुड़ा है टाटा इन्वेस्टमेंट के साथ भी। उसमें कितनी तेजी बनती दिखाई दे रही है और क्या एग्जैक्टली तार है वो आपको सुमित बताएंगे। सुमित बताइए। देखिए, आज टाटा इन्वेस्टमेंट आज ही नहीं बल्कि लगातार ये हाल फिलहाल में अच्छी तेज़ी के अंदर है। पिछले 2 सत्रों में ही 38% के आसपास स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है।
टाटा टेक का आईपीओ तो है ही एक ट्रिगर इसके लिए, और साथ साथ इसकी खुद की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत अच्छी है। जो इसकी वैल्यूएशन है वो अभी भी साउंड है, डिस्पाइट ये स्टॉक इतनी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है। पहले तो कंपनी के कुल निवेश की वैल्यू रफली 20,500 करोड़ रुपए के आसपास है। 22,000 करोड़ 23,000 करोड़ तो कंपनी की मार्केट कैप है और 20,000 करोड़ कंपनी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। कुल 85 लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों के अंदर कंपनी का इन्वेस्टमेंट है एज पर कंपनी की बैलेंस शीट, ये एनुअल रिपोर्ट जो है उसमें। इनकी जो खुद की निवेश की बुक वैल्यू है वो एनुअल रिपोर्ट पर है करीब 3800 रुपये 3900 रुपये, और जो प्रिवेलिंग प्राइस के हिसाब से 47 रुपये पर शेयर 4700 रुपये पर शेयर के आसपास की इसकी बुक वैल्यू है। यानी ये शेयर अभी भी इतनी तेज़ी के बाद भी अपनी बुक वैल्यू से 150 रुपये नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि ये टाटा मोटर्स की प्रमोटर एंटिटी है, टाटा ग्रुप की बाकी कंपनियों के प्रमोटर में इसका नाम आता है, इसलिए भी इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ये कंपनी करती क्या है, दरअसल ये एनबीएफसी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, इसको बीच में सेपरेट करके इसका अलग से आईपीओ लाया गया था, और ये लंबी अवधि के लिए टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, जिसके अंदर टाटा ग्रुप की जो 6 लिस्टेड कंपनियां हैं वहाँ पर इनकी होल्डिंग है। पहले इसके कुछ रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें एक हफ्ते में 40% चला, महीने में 40% चला, 3 महीने में 82% चला, 2023 में 100% से ज़्यादा का मूव दिखा चुका है, और 3 साल में 400% के आसपास की बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है। कौन कौन सी कंपनियों में निवेश है, ये 12,000 करोड़ रुपये निवेश की वैल्यू आई थी महज इनकी एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 2023 की। टाटा केमिकल सबसे बड़ी होल्डिंग यहाँ पर है, टाटा कंज्यूमर 4100 करोड़, मतलब निवेश की वैल्यू के हिसाब से नहीं, परसेंटेज के साथ सबसे बड़ी होल्डिंग टाटा केमिकल में है। टाटा कंज्यूमर में 4200 करोड़ रुपए की, ट्रेंट जो कि इस साल का सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मर है टाटा ग्रुप का, उसमें करीब 3900 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। टाटा एलेक्सी में हिस्सेदारी है, टाटा स्टील में हिस्सेदारी है, टाटा मोटर्स में हिस्सेदारी है, और टीसीएस के अंदर भी करीब हिस्सेदारी है। इसकी कुल वैल्यू रफली 12,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इसके अलावा इस एक महीने के दौरान ये जो बाकी कंपनियां हैं इनके जिनमें इनका निवेश है उनका रिटर्न भी आपके सामने है। ट्रेंट जहां पर इस कंपनी करीब 4,000 करोड़ रुपए की निवेश की वैल्यू है, उसका स्टॉक 30% चल चुका है। टाटा एलेक्सी जहां पर कंपनी के निवेश की वैल्यू करीब 900 करोड़ रुपए है, वो 10% चल चुका है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर और टाटा स्टील दोनों में करीब कंपनी की हिस्सेदारी 4200 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए के आसपास है, वहां पर भी अच्छी चाल आई है। तो ये मेजरली सभी शेयर भी चले हैं, जिसकी वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी, बुक वैल्यू बढ़ी, बुक वैल्यू बढ़ने के बाद शेयर उसे कैचअप कर रहा है। तो अभी भी इतनी बड़ी तेजी के बाद भी शेयर वैल्यू के हिसाब से देखें तो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ही कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और इनफैक्ट आप कहते हैं ना टाटा केमिकल्स, टीसीएस, टाटा मोटर्स, सब में हिस्सेदारी तो 5 उंगली घी में है टाटा इन्वेस्टमेंट की, इसीलिए यहाँ पर जाएगा। हाँ जैसे नहीं आईपीओ आएगा और इसीलिए काफी ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। अच्छा शरद, ये टाटा टेक के आईपीओ को लेकर डेफिनेटली हाइप है। 475 से करीब 500 रुपए प्राइस बैंड है, प्राइमरीली ओएफएस है, उसके बावजूद बताइए क्या आप सुन रहे हैं, क्या आपको लोगों के फोन आए हैं आईपीओ में पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं? इतना हाइप जो स्टॉक को लेकर है या फिर इस नई लिस्टिंग को लेकर है? नहीं, मेरे हिसाब से हाइप वैलिडेटेड भी है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग केपीआईटी वगैरह की बात कर रहे थे, आप देखिए किस टाइप का रनअप इस टाइप की कंपनीज में आया है। जो एक्सपेक्टेशन है डीएस से या टेक्नोलॉजिकली कार्स में जो हिस्सेदारी बढ़ रही है टेक कंपनीज की, उसके लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और खास करके ईवीज में। मुझे लगता है ईवीज के संग ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये और ज्यादा तेजी पकड़ेगा। अगर आप ये मान रहे हैं कि अगले 5-7 साल में 30% ऑफ कार्स इंडिया जैसी कंट्री में भी ईवीज हो जाएंगी, तो ग्लोबली आप ये मान सकते हैं कि ये ट्रांजिशन काफी स्मार्ट होने वाला है, फास्ट होने वाला है। और मुझे लगता है जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स का एडवेंट बढ़ता है, वैसे वैसे जो आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का शेयर है टोटल गाड़ियों में नॉर्मली भी बढ़ रहा है। बट मुझे लगता है इसकी वजह से ये एक स्पीडियर प्रोसेस हो जाएगा, जो और फास्टर एडॉप्शन होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। और जैसे जैसे ये ज्यादा इन रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की आती है, मुझे लगता है ज्यादातर कंपनीज इंडिया में ग्लोबली ऑलरेडी एक प्रचलन है आउटसोर्स करने का इस बिजनेस को, बट इंडिया में भी वो चीज स्टीम गैदर करेगी। और ग्लोबली जैसे जैसे ये आउटसोर्सिंग होती है और टोटल मार्केट पाई भी बढ़ती है, तो काफी इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। जैसे अगर आप देखें कि टाटा टेक की जो टोटल साइज है वो करीब 4-4.5 हजार करोड़ है, बट मेरे हिसाब से जो मार्केट टोटल है वो करीब 45-50 हजार करोड़ की मार्केट है, और वो काफी रैपिडली ग्रो करनी चाहिए। 50% जैसी ग्रोथ अगले 2-3 सालों में आ सकती है इस मार्केट में। तो काफी अट्रैक्टिव पोजीशनिंग है। और अगर आप पीयर्स के कंपैरिजन में वैल्यूएशन देखें तो हालांकि टाटा टेक बहुत सस्ता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन पीयर्स के कंपैरिजन में इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और चूंकि एक बढ़िया फ्रंटलाइन ब्रांड आपको मिल रहा है जिसने ऑलरेडी जेएलआर वगैरह में अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया है, तो मुझे लगता है एक डिसेंट बेट है और इंटरेस्ट तो काफी है इसके लिए।
इंटरेस्ट तो डेफिनेटली है। बढ़ चढ़कर लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं और टाटा ग्रुप से अगर कुछ आईपीओ आ रहा है तो एक्साइटमेंट तो वैसे भी होगा। अच्छा वीरू, जब टाटा टेक के आईपीओ की डिटेल्स आना शुरू हुए थे तो पहला डिफरेंस सब लोगों ने यही किया और मैंने भी वही किया, गूगल टाटा टेक वर्सेस टाटा एलेक्सी, अंतर क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं टाटा एलेक्सी भी बड़े पैमाने पर ओईएम्स के साथ काम करता है। तो एक जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें लिखा था कि देखिए, टाटा टेक इज प्राइमरीली एन आईटी कंपनी विद डिजाइन कैपेबिलिटीज, whereas टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी के बारे में, टाटा टेक्नोलॉजीज इज अ डिजाइन कंपनी विद आईटी कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो वही शब्द ऊपर नीचे करके श्याम और राम और राम और श्याम, हाँ वही है, लेकिन श्याम और राम और श्याम, वो एग्जैक्टली वही है। सवाल यही है कि टाटा एलेक्सी कैसे पॉइज्ड है सबके बीच। हाँ, मैं स्क्रीन पे बोल नहीं सकता, बट ग्रे मार्केट में हर्षता इस हफ्ते तो इसकी प्रीमियम में थोड़ी सी डिप आई है, बट ये आईपीओ एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीमियम कमांड कर रहा है ग्रे मार्केट में। खैर हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, तो नहीं करेंगे और वो सही भी नहीं है। बट टाटा एलेक्सी का जिसका जिक्र किया हर्षता ने, ये कंसोलिडेट कर रहा है। इस पर एक चार्ट की राय लेते हैं मानस से। मानस, इस चार्ट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था इसने। 23 अगस्त 2022 को करीब 10,700 का इसने हाई लगाया था, फिर चला गया ये कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस, और अब इसने एक बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज की है अक्टूबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक का। मानस, अगर ये 8300 रुपये का भाव काट जाए तो आपका प्रोजेक्शन क्या है, क्या करेगा टाटा एलेक्सी? जी, तो देखिए, एक प्राइस ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले देख लिया जब स्टॉक ने 8,000 के एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस को ब्रीच किया था। उसके बाद अक्टूबर 2022 का जो गैप था, वीकली चार्ट पे गैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको स्टॉक ने फिल किया। अब वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वीकली चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है जिसके टारगेट 9,200 के आसपास के आते हैं, मेरा समझना है थोड़ी गिरावट शायद और देखने को मिलेगी। एक बार आपको शायद 8,200 या 8,150 तक के स्तर देखने को मिले तो वहां पर खरीदारी करिए। 7,900 का स्टॉप लॉस लगाइए पोजिशनल बेसिस पे। शायद 2 से 3 मंथ का समय लगेगा, लेकिन टारगेट आपको बड़े सेट करने हैं अब 9100, 9200 के टाटा एलेक्सी में। ओके, 9100, 9200 टाटा एलेक्सी के टारगेट्स, और देखते हैं कैसा रिस्पांस दिखाता है जब वो टाटा टेक का भी आईपीओ आ जाएगा। अच्छा, जियो फाइनेंशियल को लेकर 1-2 अपडेट आ रहे थे कि एक मेडन बॉन्ड इशू दरअसल ये लेकर आ रहे हैं, तो उस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपके सामने। चलिए, 4 का चौका आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे, और पहला ट्रेड शिल्पा जी देंगी, सस्ता ऑप्शन। जी हर्षदा जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा अभी इंडस टावर में। इंडस टावर बहुत अच्छे लेवल पे है, यहाँ से वो 200 तक के लिए अभी तैयार है। तो यहाँ पे 195 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 3 रुपये 40 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1.5 रुपये का मेंटेन कीजिए, और टारगेट्स आप यहाँ पे 4.9, 6.7 एंड 9, यहाँ पे 3 टारगेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे वेल प्लेस्ड है इंडस टावर। इंडस टावर, और आज मेरे ख्याल में खिलाड़ी नंबर 1 में भी हमारे एक जानकार ने इस पर एक राय दी थी तेजी की, और स्टॉक करीब 2% भागा है आज, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। ये आप 195 का कॉल लेकर चले। इंडस टावर स्वाति नहीं दिया था आज, 205 उनका टारगेट था। राजेश जी बताइए, ये एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए, थोड़ा सा रिपीट होगा, लेकिन काउंटर में स्ट्रेंथ है तो मैं उसी का जिक्र करूंगा। सुबह दिया था कैपिटल गुड में से एबीबी, और आज देखिए इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद ये अपने लेवल को मेंटेन किए हुए है, रिस्पेक्ट किए हुए है, तो एबीबी को कंटिन्यू करेंगे, रादर फ्रेश कॉल लेंगे। 43.53 करंट मार्केट प्राइस है, बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 43.20 का, और जो टारगेट होगा वो रहेगा 4,400। इनिशियली स्विंग का पहला रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन मुझे लगता है 4,500 तक की जगह पोजिशनली बनेगी, तो काउंटर एबीबी बढ़िया लग रहा है। ओके, एबीबी कॉल है आपका। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, प्राइस अप और ओआई डाउन, शॉर्ट कवरिंग। अगर ट्रेड पिक करते हैं, मानस जी के सौजन्य से आएगा। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, इंडियन होटल्स पे खरीदारी करनी है। 4-5 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और अब एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 425 है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न पॉजिटिव है, वॉल्यूम बेहतर है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 425 का भी इस तरह स्टॉक ब्रीच कर जाएगा। तो इंडियन होटल में आप 414.90, 415 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, वहां पर आप खरीदारी करिए, और 430 रुपए के टारगेट करिए, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 से 2 दिनों में इंडियन होटल्स दिखा सकता है।
420 वाला कॉल ऑप्शन 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी करिए। 4 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में लगाइए और 11 से 12 रुपए के टारगेट सेट करिए इस ऑप्शन में। ओके तो आपका इंडियन होटल्स, आज मैं इस स्पेस पे बात करने वाला था। होटल्स सब में तेजी अच्छी है, स्पेशली इंडियन होटल्स और एक शेरड होटल्स दोनों डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से चलते हैं अगले ट्रेड की तरफ। शरद अवस्थी जी से पिक करते हैं आज का मिड कैप फंड। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप? IQ लाइटिंग थोड़े दिन पहले इशू आया है कंपनी का, उसके बाद लगातार हमने करेक्शन देखी है, बट मुझे लगता है अब यहाँ से ग्रेजुअली आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए। कंपनी LED बनाने वाली कंपनी है, रेफ्रिजरेंट कंपनीज के लिए ज्यादातर वो LEDs वगैरह बना रहे हैं। B2B है कंपनी, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 65-70% के आसपास है। कंपनी एक 2 लाख स्क्वायर फीट का और कैपेक्स कर रही है जो लगभग कंप्लीट है, जिसका असर Q4 ऑनवर्ड्स नंबर्स में दिखना चाहिए। कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। EMS सेगमेंट जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है, वहां लगभग 30-32% की CAGR रहनी चाहिए अगले 2-3 साल। और कंपनी के नए प्रोडक्ट्स और कैपेक्स की वजह से हमें लगता है ग्रोथ आने वाले समय में काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। मार्जिन्स में भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंप्रूवमेंट होके 21 से 23% के आसपास आनी चाहिए। तो FY25 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं 16 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट कर देगी। तो 16 रुपए पे हमें लगता है कि 25 टाइम आसानी से कंपनी को मिल जाना चाहिए। तो 400-425 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से IQ लाइटिंग 400-425 के लिए IQ लाइटिंग पर नजरें। चलिए फटाफट से मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए रैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने इंडस टावर वाले ट्रेड के साथ की, सस्ता ऑप्शन की। 195 वाला कॉल जो 3 रुपये 55 पैसे पर है, 4 रुपये 90, 6 रुपये 70 और फिर 9 रुपये तक जा सकता है। 1 रुपये 50 पैसे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। राजेश सातपुते ने AB भी पिक किया है 4400, 4500 के टारगेट के लिए। 4320 आपका स्टॉप लॉस है। और फिर आया मानस का ट्रेड, इंडियन होटल 430 के लिए एक मौका तेजी का। 415 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 2% ऊपर है ये काउंटर। और IQ लाइटिंग शरद को पसंद है, 400 और 425 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर भी उनको दिख रहा है। चलिए ये है फिलहाल अब तक का ट्रेड। मार्केट की चाल में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं, बस 19700 के ऊपर हम निकल पाए हैं और थोड़ा सा वहाँ पर टिकने की कोशिश में। मिड कैप निफ्टी बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में कर रहे हैं ट्रेड। लेंगे एक ब्रेक और कुछ ही मिनटों में जब लौटेंगे तब मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ नवीन कुलकर्णी जुड़ेंगे, उनसे भी डिटेल में बातचीत होगी। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से कमाई के अड्डे में स्वागत है। और मार्केट्स बिल्कुल अगर आप देखें साइडवेज, बिल्कुल साइडवेज, नो मूवमेंट व्हाटसोएवर। थोड़ा टेलीकॉम के कुछ स्टॉक्स में, फार्मा में और कुछ थोड़ा बहुत अगर आप देखें हरकत IT स्टॉक्स में इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि IT सुबह से अच्छे गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए इस अर्निंग सीजन के बाद आउटलुक को थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए हमारे साथ नवीन कुलकर्णी CIO एक्सिस सिक्योरिटीज के जुड़ चुके हैं। नवीन जी गुड आफ्टरनून सर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बाजार आज काफ़ी साइडवेज है, थोड़ा सा बात करेंगे मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ही। अब मोर और लेस हमारे पास एक गुजरा हुआ अर्निंग सीजन है। अब आपने पिछले 10-20 दिनों में एक क्रूड की वोलेटिलिटी भी देखी है। आपने क्रूड को देखा 94, फिर वहाँ से एक शार्प स्लाइड, हालांकि कल एक पुल बैक था। अभी एग्जैक्टली आप मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अभी थोड़ी सी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में एक अंतर आया है। FIs पिछले कुछ दिनों से बायर बन के साबित आए हैं। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से ये जोन 19700 का लग कैसा रहा है आपको? जहाँ तक ये मार्केट लेवल का सवाल है, ये यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वेल बैलेंस्ड है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, जैसे कि ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हुए हैं, रिजल्ट्स ओवरऑल इन लाइन थे या हालात स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस थे बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ निफ्टी कंपनीज ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है या मीट किया है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्टरी है वो थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है फॉर FY24 और FY25 में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। सो मार्केट के जो रिटर्न्स है वो 12 से 13% जो हम सोच रहे हैं वो बरकरार है अभी भी। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट 1 ईयर रिटर्न्स विल बी अराउंड 12 to 13%, जो लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स है वही रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो मार्केट में जो अट्रैक्टिवनेस ये है, मार्केट काफी ब्रॉड बेस्ड है और काफी सारे इंडस्ट्रीज अच्छे कर रहे हैं मार्केट में।
जिसके वजह से अगर हम देखेंगे कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, तो स्टॉक पिकिंग के बेसिस पे अर्निंग्स अपग्रेड होने की संभावना है। एंड मैं ये मानता हूँ कि ये मार्केट में ओवरऑल इन्वेस्टेड रहेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे 2 से 3 साल के बेसिस पे 40 to 50% रिटर्न बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए ओवरऑल मार्केट का लेवल आई वुड से अगर हम थोड़े से लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से सोचे तो अट्रैक्टिव ही है। ये आपने जो नवीन जी बात की ना अर्निंग अपग्रेड्स, स्पेशली ये किन सेक्टर्स के संदर्भ में आपने कही? आपने बैंकों को देखा, मैं बैंक्स और एनबीएफसीज को लेकर चलता हूँ मोटे तौर पे। इस बार आपको एनआईएम्स पे इम्पैक्ट नज़र आने लगे। कुछ बैंकों में फ्लैट थे, कुछ बैंकों में 15-20 बेसिस पॉइंट के डिक्लाइंस भी थे। अब आरबीआई का जो ये ताज़ा आई थिंक एपिसोड हुआ है शुक्रवार को, जिसमें उन्होंने, अगर आप देखें, रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है अनसिक्योर्ड लोन्स पे, ये कलेक्टिवली आई थिंक जो एनआईएम्स में थोड़ा सा इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, और कुछ एनबीएफसीज के जो अनसिक्योर्ड लोन्स में ज़्यादा अगर आप देखें कामकाज करती हैं, कलेक्टिवली अब बैंक्स और एनबीएफसीज यहाँ से आगे जाते हुए लग कैसे रहे हैं आपको? जहाँ तक बीएफएसआई या बैंकिंग स्पेस का सवाल है, जो रिस्क वेटेजेस में जो चेंजेस किए हैं आरबीआई में, इसका ऑफ कोर्स थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बैंक्स है, बैंक्स का जो पोर्टफोलियो काफी ब्रॉड बेस्ड होता है, और इसके अलावा ब्रॉड बेस्ड होने के अलावा भी इवन विद इन अनसिक्योर्ड सेगमेंट में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे दे कैन मैनेज ओवरऑल यील्ड्स मच बेटर। सो बैंक्स के पास काफी लीवर्स है अपना यील्ड मैनेज करने का। इसके अलावा उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर मैनेज करने का भी काफी ज्यादा लेवर्स है। सो उस हिसाब से ये नियर टर्म इम्पैक्ट मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, जबकि जिसमें भी आई वुड से जो लार्ज बैंक्स है, जैसे टॉप 4 बैंक्स है, वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए मुझे लगता है। जो छोटे बैंक्स है और जिनका एक्सपोजर टू दिस सेगमेंट्स काफी ज्यादा है, वहां पे आई वुड से कि जो प्राइस एक्शन हुआ है इन द लास्ट 2 days, वो काफी हद तक कैप्चर कर रहा है जो नेगेटिविटी था। तो उस हिसाब से ये लेवल से मुझे लगता है कि बैंक स्टॉक्स वापस देखना चाहिए। एंड क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बैलेंस शीट क्वालिटी अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड बैंक्स के पास काफी लीवर है टू मैनेज देयर मार्जिन्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए। तो उस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के हिसाब से यहाँ से बैंक्स में 15 से 20% रिटर्न डिपेंडिंग ऑन आप कौन से सेगमेंट में ऑपरेट करेंगे, वो मुझे लगता है कि बनने की संभावना काफी ज्यादा है। नवीन, गुड आफ्टरनून। रियल एस्टेट एक स्पेस है जिसकी हमने खूब चर्चा पहले भी की है आपसे। मैं आज सुबह में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट से बात कर रही थी। उन्होंने कहा जिस तरह की बुकिंग्स इस फेस्टिव सीजन में आए हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो प्री सेल्स के नंबर्स थे वो बीट करेंगे। ओबरॉय एंटर कर रहा है गुड़गांव के मार्केट में। आप देखिए लोढ़ा भी साउथ इंडियन मार्केट में काफ़ी लैंड पार्सल्स खरीद रहा है। किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे, क्योंकि इन कंपनियों के पास पैसे की कमी नहीं है, प्राइसिंग करेक्ट नहीं हो रहा है रियल एस्टेट में, लेकिन रिटेल निवेशकों के हाथ में किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है रियल एस्टेट सेक्टर पे। अगर हम अक्टूबर महीने का ओवरऑल सेक्टर वाइज रिटर्न्स देखेंगे तो रियल एस्टेट शायद ही एक सेक्टर था जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, ज्यादा करके बाकी सारे सेक्टर्स नेगेटिव में थे। तो उस हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चैलेंज ये सेक्टर का एक ही आता है, वो है वैल्यूएशन का, क्योंकि ये सेक्टर में रिटर्न्स काफी स्ट्रांग बने हैं लास्ट 2 साल में, और उस हिसाब से ज्यादातर कंपनीज अपने एनएवी के काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई भी कंपनी अगर अपने एनएवी के क्लोज मिल जाए तो वहां पे रिटर्न्स फिनोमिनल बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज अपने एनएवी के काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके वजह से जो यहाँ से जो रिटर्न्स बनेंगे वो थोड़े से कम बनेंगे कंपेयर टू लेट्स से लास्ट 1 ईयर और 2 इयर्स रिटर्न। सो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 13-14% रिटर्न रियल एस्टेट सेक्टर में बन सकता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा लैडरिंग अप्रोच होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ साइज। बट ओवरऑल ये सेक्टर काफी स्ट्रांग है, आउटलुक मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
अंडरलाइंग फंडामेंटल्स भी सेक्टर के काफी ठीक लग रहे हैं, तो आई वुड से कि ये सेक्टर में इन्वेस्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न्स थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं, बट ओवरऑल सेक्टर का अप ट्रेंड मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। सेक्टर का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, रियल्टी में काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। अच्छा नवीन जी, G20 हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप निपट गया, अब ये होटल स्टॉक्स के लिए आगे कुछ ट्रिगर बचा है क्या? वर्ल्ड कप अगर हम देखेंगे तो ये कुछ दिनों का इवेंट होता है, लेकिन जो इंडिया का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो है वेडिंग सीजन। वो ऑफ कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो दैट हैज बिकम अ वेरी बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर सारे होटल्स के लिए। तो उस हिसाब से होटल्स का फोकस भी ये सेगमेंट पे काफी ज्यादा है। सो वेडिंग सीजन कैसा पैन आउट होता है एंड वहाँ पे स्पेंडिंग का बेनिफिट कैसे आता है होटल्स, वो बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। Q3 ये काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है होटल्स के लिए, और इसके अलावा जो ये टूरिस्ट सीजन है एज वेल एज जो वेडिंग सीजन है, ये बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। इसके वजह से यील्ड्स कैसे पैन आउट होते हैं एंड रिटर्न्स कैसे बनते हैं। सो ओवरऑल होटल सेगमेंट काफी अच्छा कर रहा है और अच्छा करता रहेगा, लेकिन ये सीजन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है। नहीं तो नवीन जी, ये जज आप कैसे करेंगे, मतलब या फिर ग्राउंड रियलिटी क्या है? आपको कितने कार्ड आए शादियों के इस बार नवंबर दिसंबर में? वर पक्ष से कितने, वधु पक्ष से कितने हैं? ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सिंपल सा मेट्रिक है। आप कोई भी ऐप चेक कर सकते हैं booking.com एंड ट्रेड्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। खैर सेंटिमेंट बता रहा है सर। आज आप बात करते हैं इंडियन होटल्स डे हाई पर आके ट्रेड करता है, शायद होटल डेज हाई पर आके ट्रेड कर रहा है और सब काफ़ी अच्छा कर रहा है। अच्छा ये आपने जब जिक्र किया, शादियों का जिक्र किया, आपका एग्जैक्टली टाइटन पे हाउस व्यू क्या है? एक सेक्टर पे और मैं आने वाला था, लेकिन आप आई थिंक इस बात से मैं शायद डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा टाइटन पे। टाइटन आपसे बात करते करते सर इस वक्त ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, टिक बाय टिक भी ऑल टाइम हाई दिखा रहा है। टाइटन पे आप लोगों का व्यू कितना कंस्ट्रक्टिव है और हायर साइड में टारगेट्स क्या दे रहे हैं आप? सर टाइटन जहाँ तक सवाल है, ये लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे थे, तो उस हिसाब से टाइटन में थोड़े अपग्रेड्स आए हैं। सो यहाँ से आई वुड से कि 10 to 12% रिटर्न टाइटन में बन सकता है, लेकिन स्टॉक कंटिन्यूज टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो वही एक चैलेंज है। अदरवाइज कैटेगरी ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, कंपनी काफी अच्छी कर रही है, एंड ओवरऑल चैलेंज सिर्फ वैल्यूएशन का है, तो उस हिसाब से रिटर्न थोड़े से टेम्पर्ड है, बट अदरवाइज ओवरऑल टाइटन मुझे ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। ओके बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। हर चीज़ का एक मूल्य होता है खरीदने के लिए, वो आकर्षक नहीं है, महंगा है तो उसको अवॉइड करेंगे। अच्छा टाइटन को छोड़ते हैं नवीन जी, कई बार आपका व्यू मेरा व्यू और आई थिंक उससे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस एक्शन एग्जैक्टली स्क्रीन पे क्या है क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद। आपने इस बार देखा होगा हॉस्पिटल स्टॉक्स का, लुक एट अपोलो, लुक एट डायग्नोस्टिक स्पेस में डॉक्टर लाल पैथलैब, अर्निंग्स अच्छी थी और स्पेशली डायग्नोस्टिक स्पेस में जो डॉक्टर लाल पैथलैब ने किया, वॉल्यूम्स अच्छे, हायर प्राइस पे एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी है, और जो प्राइस वॉर थी ड्यूरिंग द कोविड और आई थिंक उसके कुछ अगले महीनों तक, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। हायर प्राइस एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। आपका व्यू क्या है इन दोनों स्पेसेस पे सर, हॉस्पिटल स्टॉक्स पे और डायग्नोस्टिक स्पेस पे? ये दोनों स्पेस एक्चुअली काफी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ इनके जो फंडामेंटल्स हैं। जहाँ तक जो हेल्थ केयर, हॉस्पिटल हेल्थ केयर वाला स्पेस है, ये स्पेस ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। यहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स के हिसाब से हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। बिजनेस मॉडल के हिसाब से हमको फोकस करना चाहिए। कौन सा कंपनी कौन से सेगमेंट में ज्यादा स्ट्रांग है और करंटली बिजनेस मॉडल उसका कैसे ऑपरेट कर रहा है, राइट? तो वो ज्यादा एक क्रिटिकल फैक्टर है हॉस्पिटल स्पेस पे। बट ओवरऑल आई वुड से कि ये स्पेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग सेगमेंट में है, एंड यहाँ पे बहुत सारे लीवर्स है। यहाँ पे ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, तो फंडिंग इज वर्चुअली अनलिमिटेड ये स्पेस में।
इसके अलावा ऑब्वियसली देयर इज स्केर्सिटी एंड हेल्थ केयर जो इंश्योरेंस का स्पेस है वो भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट सेगमेंट भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो वो सारे टेलविंड्स हॉस्पिटल सेक्टर को बेनिफिट करते रहेंगे। तो ये सेक्टर में ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल देखना चाहिए। अगर लेट्स से चाइल्ड केयर इज अ ग्रोइंग स्पेस तो वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है जहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक्स जो स्पेस है वो थोड़ा सा ट्रिकी स्पेस है, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ा है एंड इसके अलावा बिजनेस मॉडल्स थोड़े बहुत इजीली रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो ये स्पेस मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है निवेश करने के हिसाब से, जबकि मेरा प्रेफरेंस हॉस्पिटल्स के लिए ज्यादा रहेगा कंपेयर टू डायग्नोस्टिक्स एज अ स्पेस। नवीन जी, आपसे इजाजत ले उससे पहले मुझे बताइए, अब इस तरह के मार्केट में नया ट्रिगर क्या रहेगा तेजी के लिए, और आप कहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपना नया पैसा कमिट करने के लिए? कोई खास ऐसा पॉकेट आइडेंटिफाई किया है? जहां तक नया कमिटमेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा फोकस फार्मा रहा है, तो फार्मा में हम अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं, जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी जो स्पेस है वहाँ पे ऑब्वियसली फोकस है हमारा। तो ये दो सेक्टर्स है जहाँ पे हमारा फोकस हमेशा रहता है, राइट? तो दोज आर एरियाज दैट वी आर लुकिंग टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज आवर वेट। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। चलिए, ये बात हुई नवीन कुलकर्णी से। फार्मा एक इंटरेस्टिंग पॉकेट है जहां पर नया पैसा कमिट करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। अच्छा, बाजार पर वैसे राय ले तो जो थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी और 19,700 के पार हम निकले थे, टिक नहीं पा रहा है, उधर से फिर फिसला। अब 19,697, 94 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप में अपनी चाल थोड़ी सी मजबूत करने की कोशिश जारी है। अब 80 अंकों का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, डीलिंग रूम का जायजा ले लेते हैं। यतिन हमारे साथ फिर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। यतिन, बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और देखिए, एनएमडीसी ये एक स्टॉक फोकस में है। आज सिटी ने यहाँ अपना टारगेट भी बढ़ाया है, तो काफ़ी सारे फॉरेन ब्रोकरेजेस ये स्टॉक को ट्रैक भी कर रहे हैं। यहाँ ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 4% बढ़ा हुआ है, फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं। और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो शॉर्ट टर्म में या बीटीएसटी के लिहाज से यहाँ 172, 175 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए डीलर्स यहाँ खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा एनबीएफसी स्टॉक्स जो पिछले हफ्ते करेक्ट हुई थी, यहाँ एबी कैपिटल एक स्टॉक है जहाँ काफ़ी सारे एचएनआईज लो लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि यहाँ भी 180 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए 1-2 हफ्तों में। तो पोजिशनली यहाँ भी फ्रेश लॉन्ग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ही एबी कैपिटल और एनएमडीसी पे डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एनएमडीसी और एबी कैपिटल काफ़ी टूटा था, लेकिन निचले स्तरों पर लोग खरीदारी करने के लिए सामने आ रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिए। चलिए, बीटीएसटी, एसटीबीटी का बस आप बताइए क्या करना है। बीटीएसटी स्टॉक जो मैंने चुना है वो है डाबर। डाबर में लगता है एक स्ट्रेंथ है इनहेरेंट। ट्रेड कर रहा है 543 डाबर, स्टॉप होगा 537 का, टारगेट ऑन द अपसाइड 855 के नजर आते हैं डाबर। ओके, डाबर बाय करके चलना है यहाँ पे 543 पर। शरद जी, सॉरी मानस जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, बलरामपुर चीनी में एक ट्रेड लेके जाया जा सकता है। एक ब्रेकआउट है और उसके बाद स्टॉक सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस 440 के रहेंगे। 455 तक के टारगेट्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी आप 445 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 8 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 15 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बलरामपुर चीनी में। शिल्पा जी, बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? मेरा बीटीएसटी रहेगा इंडिया मार्ट में। इंडिया मार्ट 2600 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 2700 आप इसमें लॉन्ग ले सकते हैं। ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र है मैरिको पे। कल इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था, आज प्रॉफिट बुकिंग है। आई थिंक दिस इज एन एंट्री लेवल, अच्छा कूल ऑफ हो रहा है। तो 525, 527 फ्यूचर के ये जो रेंज है इसमें हमें बाय करना है। हमें स्टॉप लॉस रखना है 522 का, और इसका जो टारगेट होगा स्विंग ट्रेडिंग का वो रहेगा 536 पहला टारगेट एंड 542 दूसरा टारगेट।
मैरिको में एक ट्रेड, तो गाबा सर कह रहे हैं डाबर, आप कह रहे हैं मैरिको। ये है फिलहाल आपकी राय। रुचित, आपका क्या ट्रेड है? ये आईटी स्पेस में परसिस्टेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक लगातार अपट्रेंड में रहा है स्टॉक और अभी भी अपट्रेंड के कंटिन्यूएशन के साइंस है, कोई रिवर्सल्स नहीं है। तो परसिस्टेंट करंटली 6500 के आसपास खरीदारी करे, बीटीएसटी के लिए 6440 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 6530 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। 530 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं परसिस्टेंट में तेजी का ट्रेड। अच्छा, एक स्टॉक जहां पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग का मूव आया है वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड के हम सब जानते हैं 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्या धुलाई हुई। मंडे के सत्र में तो सबसे ज्यादा टूटा ये काउंटर। रुचित, ये मूव टिकेगा क्या या फिर ऊपरी लेवल से फिसल सकता है काउंटर? क्या देखा आपने आज इसके चार्ट में? जी अर्षद, एसबीआई कार्ड्स के बारे में परसिस्टेंट के लेवल्स फिर से दोहराना चाहूंगा। मैं मिस्टेकनली टारगेट्स मैंने गलत बता दिए। 6620 के टारगेट्स रहेंगे परसिस्टेंट सिस्टम पे। एसबीआई कार्ड्स ओवरऑल देखे तो एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर है और ये ऐसा नहीं है कि जो 2 दिन से हम नेगेटिव न्यूज फ्लोज देख रहे हैं तो अभी ये स्टॉक करेक्ट हुआ। इनफैक्ट आप पिछले 6 महीने में देखिए जो पूरे मार्केट में हमने तेजी देखी उसमें ये स्टॉक का पहले भी पार्टिसिपेशन रहा ही नहीं है। तो तेजी के टाइम पे भी दूसरे स्टॉक्स के कंपेरेटिवली ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर था और जब ये नेगेटिव न्यूज फ्लोज आई तो ये अंडर परफॉर्मेंस आगे चल के और कंटिन्यू रहेगा, इसके एक्सपेक्ट इसकी इंडिकेशंस है। तो यहाँ पे आई थिंक मे भी 1-2 दिन का पुलबैक है क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है स्टॉक, लगातार 900-920 के लेवल से स्लो एंड ग्रेजुअली करेक्ट होते ही जा रहा है। तो ओवरसोल्ड है तो छोटे मोटे पुलबैक मूव्स रहेंगी बट लेकिन ट्रेंड रिवर्सल्स के साइंस नहीं है। तो जस्ट बिकॉज आज एक दिन थोड़ा पुलबैक है तो बॉटम फिशिंग के साइंस नहीं है, यहाँ पे कोई बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ग्रेजुअली स्टॉक 700-710 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। वीक काउंटर है, वीक विकेट पर खड़ा है, परफॉर्म नहीं करेगा। अगर ट्रेंड रिवर्स होना है तो कौन सा लेवल पार करना है एसबीआई कार्ड को? तो जो 40 डेज ईएम है वो 775 के आसपास प्लेस्ड है। तो 775 780 सबसे पहले तो ये मेजर हर्डल है जो ये स्टॉक को पार करना होगा इन केस कुछ नो सिग्निफिकेंट अप मूव भी या एक सिग्निफिकेंट पुलबैक मूव भी स्टॉक को देना हो तो। जी चलिए, तो यहाँ पर एसबीआई का आप व्यू सुन रहे थे। एक दिन की पिटाई के बाद आज का ये पुल बैक थोड़ा सिस्टमिलिटी इस काउंटर में लौटी है, एग्जैक्टली 2.26% अप। हालांकि अगर आप शुक्रवार के लॉसेस को देखें क्योंकि एक सब्सटेंशियल गैप डाउन हुआ था, क्लोज हुआ था थर्सडे को करीब 780 पर, नहीं 780 माफ़ कीजिएगा 774 पे, ओपनिंग हुई करीब 739 पे, क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 728 पे। तो आप कह सकते हैं कि उस दिन के प्रीवियस डे के क्लोज से लगभग 33% के लॉसेस जो हैं वो कवर किए हैं इसने। क्या शानदार अगर आप देखें तो इंडेक्स में मूवमेंट आया है। हम लोग जब इस कार्यक्रम में आए थे तो निफ्टी था करीब आप समझ लीजिएगा कि 19,694 और अभी 19,691 पे है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स को किस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। आपके पास फॉर द टाइम में कुछ ट्रिगर्स की कमी है, अभाव है, उसके चलते आप इस वक्त बिल्कुल ही साइडवेज है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 43586। डायरेक्टर साहब जरा एक बार वो ऑप्शंस दोबारा लिखे आइएगा जो हमने ओपनिंग के वक्त देखे थे, क्योंकि निफ्टी बैंक याद रखिएगा शुक्रवार को गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। पहले निफ्टी लिखे आइएगा और अब बैंक निफ्टी की जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्लैट हो गई है। आपकी स्क्रीन पे क्या है? 19,700 के कॉल राइटर ने कंप्लीट ग्रिप ले रखी है और 19,800 का कन्विक्शन तो इतना है कि पूछिए मत। और इस आंकड़े के मुताबिक एक बार फिर से 19,750,760 ये एक बहुत बड़ा हर्डल होगा, याद रखिएगा। और नीचे पुट राइटर्स पे कोई कन्विक्शन नहीं है बट स्टिल 19,600 पे करीब 61 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, जो कि इंडिकेट करता है कि कल के लिए भी 19,610 और 40 की डिजेक्ट्री सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। और क्लस्टर ऑफ मूविंग देखिए ये है ऑप्शन सपोर्ट। अगर आप क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज को देखें तो वो आते हैं करीब 540-480 के जोन पे। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक की जो आज बॉडी है ना वो बिल्कुल फ्लैट, हायर शेडो वाइल, लोअर शेडो वाइल, यानी डे लो और डे हाई में सब्सटेंशियल अंतर, लेकिन प्राइस बिल्कुल फ्लैट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? 43,700, 800, 44,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग और इनफैक्ट 44,000 पे कॉल राइटर्स जो कॉल के बायर्स जो थे उन्होंने आज लिक्विडेट किया और यहाँ पे ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाइज और 43,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद इस स्टैट से बिल्कुल क्लियर है। और हालिया सपोर्ट अगर कहीं पर आता है तो याद रखिएगा वो है 43,400 और 300, क्योंकि यहीं पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है।
तो डेटा अगर आप देखें बहुत साइडवेज है, बहुत साइडवेज है। जरा एक बार वो लेके आइए मार्केट ब्रेथ को देखते हैं, फिर हर्षदा के पास एक बार फिर से चलूँगा कुछ स्टॉक्स की स्कैनिंग के लिए। मार्केट ब्रेथ कैसी रही आज, क्योंकि हमें एक फ्लैट ओपनिंग मिली थी आज, उसके बाद हम थोड़ा सा सिंक हुए, फिर पुल बैक आया, फिर सिंक हो गए। बट निफ्टी आईटी ने, याद रखिएगा, आज एक डिसेंट पुल बैक दिया। और निफ्टी आईटी आज जहां क्लोज हो रहा है पोस्ट 12 अक्टूबर का मैंने जिक्र क्यों किया, क्योंकि 12 अक्टूबर को पहली अर्निंग्स आई थी आईटी के, उसके बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। अब 12 अक्टूबर के बाद क्या हुआ था, इन्फोसिस ने डिसअपॉइंट किया था। लॉन्ग 44, शॉर्ट कवरिंग 26 में, शॉर्ट 80 में, यानी शॉर्ट का जो दायरा था वो काफ़ी बड़ा था। सबसे बड़ी डिजिट स्क्रीन पे वही है 34, लॉन्ग अनवाइंडिंग। कंसोलिडेटेड फिगर्स अप्रोक्सीमेटली 115। इंडस टावर्स, पीएफसी, बलरामपुर चीनी, सिटी यूनियन बैंक, आरईसी पीएफसी के कॉम्बिनेशन ने आज भी सब्सटेंशियल लॉन्ग देखे अपनी तरफ। शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी, एसबीआई कार्ड्स में, शुक्रवार के कुछ शॉर्ट्स को यहाँ पे रिलीफ मिला। एबीबी, अबाउट इंडिया, विप्रो, कमिंस इंडिया, कुछ और काउंटर्स जहाँ पे आज स्ट्रेंथ थी बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। मंदड़िया बैकफुट पे, बाकी शॉर्ट आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, टायर स्पेस में, अदानी इंटरप्राइजेस में। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज पेन था, अदानी इंटरप्राइजेस में आज पेन था, और मेरे ख्याल से ये मई या फिर जून के बाद की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज हुआ है। वो रफून आइडिया, बजाज फाइनेंस, रामको सीमेंस, यहाँ भी आज पेन था, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे। और आखिरी स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आएगी, दैट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, अतुल लिमिटेड, आरबीएल बैंक अभी भी कोई रिकवरी के नामो निशान नहीं यहाँ पे। आरती इंडस्ट्रीज, केमिकल बास्केट में 2% नीचे, इपका लैब और एसबीआई लाइफ आज करीब 2.25% नीचे रहा। और एक स्टॉक को देख लेते हैं जो कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक कॉल थी, दैट्स भारती एयरटेल, इट्स 963.80। भारती का ये क्लोज जो आ रहा है ये एट ऑल टाइम हाई। प्रकाश सर, ये आपकी कॉल थी, कैरी कर लें इसको? अच्छा, प्रकाश सर चले गए। एक काम करते हैं, सेकंड थॉट लेते हैं शिल्पा जी से इस पे। शिल्पा जी, 963.95 क्लोज बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बने रहना चाहिए। 945 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। ये काउंटर यहाँ पे 980-85 के लेवल्स के लिए भी जा सकता है। एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली कैरी करने वाली बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप वैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब आप देखिए, देखने में तो 1:1 लग रहा है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ गई है। 1575:1434 है, तो हल्की सी ही सही, लेकिन अब ज़्यादा गिरने वाले शेयर क्लियरली इस मार्केट में दिख रहे हैं, और इसीलिए मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर वो बैन वाला अपडेट लेकर आते हैं। देखिए, कुछ जो डेटा पॉइंट्स सजेस्ट कर रहे हैं, भेल, एनएमडीसी और इंडिया बुल हाउसिंग दरअसल बैन में जा सकते हैं। भेल में आप पोजीशनिंग देखिए, करीब 97% के आसपास की हो गई है। आई बुल हाउसिंग 96% के आसपास की पोजीशंस पर खड़ा है, और 96% की पोजीशंस यहाँ पर बन चुकी है आपके एनएमडीसी में भी। तो ये सभी काउंटर्स हैं जो शायद बैन में कल आपको दिखाई देंगे, तो उस लिहाज से आप ट्रेड देखिए कैरी करना है या नहीं। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हुआ क्या है, जो ऊपरी लेवल से दबाव आया है, बजाज फाइनेंस में बिकवाली और बढ़ती हुई। एसबीआई कार्ड में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला। बजाज फाइनेंस में उस पुल बैक का कोई साइन नहीं है। 2.25% के नुकसान पर एक काउंटर जाकर टिक रहा है आज 7055, इनफैक्ट 7050 डे लो था, तो उसी के आसपास यहाँ पर जाकर समाप्ति हो रही है। हीरो मोटो में कुछ अनवाइंडिंग, डीवीज लैब, एमएनएम, ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर जाते जाते हल्की हल्की पोजीशंस कटी हैं। कोल इंडिया और बीपीसीएल में हालांकि तेजी की पोजीशंस आई। बजाज फाइनेंस पर रुचित एक बार व्यू प्लीज दीजिएगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि एसबीआई कार्ड एक ऐसे सिचुएशन में है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है और अब भी वीक रहेगा। बजाज फाइनेंस तो एक अच्छा खासा परफॉर्मिंग काउंटर था और इस डेवलपमेंट पर टूटा है, तो अब क्या 7000 पर आए तो खरीदना चाहिए, या फिर उसके निचले लेवल्स भी देखने को मिलेंगे दोबारा? नहीं, अगर हम थोड़े से पोजिशनल चार्ट्स देखें तो अगस्त 2023 में ये स्टॉक ने लगभग 6800 के लोज बताए थे, जहां से नए हाई स्टॉक ने टेस्ट किए थे। तो मेजर सपोर्ट स्टॉक का पोजिशनल चार्ट पे 6800 के आसपास है। सो इन केस अभी स्टॉक कभी भी फॉलो बाइंग फिलहाल तो अब तक नहीं दिखा है, बट इन केस अगर ये डिप में 6800 के आसपास मिल जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर वहां पे फेवरेबल बनेगा, क्योंकि फिर स्टॉप लॉसेस काफी छोटे बनेंगे सपोर्ट्स पे लेते हैं तो ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है फिलहाल, लेकिन 6800 आइडियली एक अच्छा लेवल होगा जहां पे ये स्टॉक में कोई बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। ओके, बजाज फाइनेंस 7058 पैकेट ट्रेड करता हुआ, और दिक्कत अभी भी है यहाँ पर। स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप देखें तो पिछले कुछ सेशंस के न्यूज़ फ्लो के आधार पर ख़राब हो गया है। 7059 पे याद रखिएगा
मतलब एक दिन बहुत सब्सटेंशियल गैप डाउन हुआ था यहाँ पे, लेकिन उसी दिन रिवर्सल आ गया था। लेकिन आज फाइनली इसने 200 EMA की ट्रेजेक्ट्री के नीचे ये क्लोज दिया है। और जो रुचित ने बात अभी यहाँ पे इसलिए कही कि कन्विक्शन नहीं बन रहा है, बिकॉज इसने मई 23 के बाद, 2 मई 2023 के बाद, इसी साल कैलेंडर वर्ष 2023 के बाद मैं पहली बार मई के बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। तो वाकई ये टेक्निकल सेटअप जो है वो ख़राब है। मीनवाइल जब कुलकर्णी जी से बात हो रही थी तो टाइटन पे जिक्र हुआ था, हालांकि उन्होंने टाइटन पे एक उनका इन लेवल्स पे वो वैल्यूएशन से कंफर्टेबल नहीं थे, बट स्टिल अगर आप टाइटन को देखें तो आज ये अपने करियर के सबसे सर्वोच्च स्तरों पर 3350, इट्स एन ऑल टाइम हाई जोन पर टाइटन। मानस, हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर ना बात करें, सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर से बात करें, आई थिंक जो 20 सितंबर से जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां स्ट्राइक है ये इस जोन को बाइसेक्ट करने का। आपको लग रहा है ये सक्सेसफुल हो जाएगा इस बार? देखिए चांसेस तो बहुत है, क्योंकि जब भी करेक्शन देखने को मिला तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद ये 3600 रुपए को ब्रीच करके 3900 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस 3290 रखें। ओके, लॉन्ग पोजीशन से तो बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक कॉल रुचित ने आते ही साथ इस कार्यक्रम में दी थी, दैट वाज टोरेंट फार्मा, वो भी लेके आइएगा 2119 पे। ये डे हाई पर आके क्लोज हो रहा है और बिग टिकट साइजेस में मैं कुछ देर के लिए अगर भूल भी जाऊँ, आई मीन दिस इज अ फार्मा स्टॉक, इसको छोड़ के बिग टिकट साइजेस स्टॉक्स में एक ये भी स्टॉक है जो अच्छा कर रहा है। और याद रखिएगा इट्स ए टिपिकल राउंडिंग बॉटम, जिसका नेकलाइन ब्रीच आज 2103 के प्राइस पे कंफर्म हो गया है। रुचित, आपका प्राइस प्रोजेक्शन क्या है अगर मैं इसको डिलीवरी को मतलब इस ट्रेड को कैरी कर रहा हूं तो? मेरे ख्याल से 2160 के आसपास के लेवल्स नो हमको ये स्टॉक में नेक्स्ट 2-3 दिनों में ही दिखने चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि एक पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ और क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही दे रहा है। सो सेटअप्स तो काफी अच्छे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव 2160 तक का मूव एक्सपेक्ट करें। टोरेंट फार्मा बहुत ही शानदार पैटर्न है इस स्टॉक का, और 2119 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज होता हुआ। और ओबरा रियल्टी जिसने सफ़र आज बहुत स्ट्रॉन्ग शुरू किया था खबर के मद्देनज़र एनसीआर मार्केट में इनकी एंट्री, बट आज की जो हाई शेडो है याद रखिएगा, यानी ओपन और इंट्राडे हाई वो इतना वाइल्ड हो गया, जो कि एक क्लियर रिफ्लेक्शन था कि ट्रेडर्स ने आज थोड़ा सा हायर लेवल से प्रॉफिट बुक किया। बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स यहाँ पर हायर लेवल्स पे कन्विक्शन के साथ नज़र नहीं आए, एक जिसे कहते हैं वाइल्ड हायर शेडो। और एक दो स्टॉक्स यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जिनके लिए दिन अच्छा रहा आज। पीएफसी आरईसी एट ऑल टाइम हाई, और साथ ही साथ एक स्टॉक और लेके आइएगा आज, इंडियन होटल्स। ये अपने 421 की जो क्लस्टर में अच्छे जोन में क्लोज हो रहा है, प्लस एक और शैलेट होटल्स, मेरे ख्याल से उसको भी रखिएगा स्क्रीन पे। ये करीब करीब 602.85 पे, ये भी इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके क्लोज होता हुआ। ये 2-3 जो होटल स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अच्छा खासा मूव है, और एक स्टॉक जिसके आज का दिन काफ़ी ख़राब रहा, कंप्लीट सरेंडर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है 2495, ये इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होता हुआ। टोरेंट फार्मा मेरे स्क्रीन पे जब मैं बात कर रहा हूँ एक स्विंग और आ रहा है और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज होता हुआ। इससे पहले कि मैं हर्षिता के पास जाऊँ, एक स्टॉक और देखते हैं, लेट्स ब्रिंग सन टीवी। कल के प्रोस्पेक्टिव देख लेते हैं 681, यस, क्योंकि इस चैनल पे इस कार्यक्रम में कई बार बात हुई है 681 पर। राजेश जी, सन टीवी पर आपका टेक, ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होता हुआ। वीरेंद्र जी देखिए, नजर तो इस पे भी थी, इनफैक्ट मैं सोच रहा था इसे बीटीएस टू दूं क्या नहीं, लेकिन यस बहुत बढ़िया काउंटर है, अपने स्ट्रेंथ को ये मेंटेन किए हुए है। इनफैक्ट अगर आज की बात करें तो पिछले 4 दिनों का जो हाई इसने निगेट किया, हालांकि थोड़ा कम मिला, थोड़ा मोमेंटम कम मिला, लेकिन इट्स अ क्लियर कट बाय, जोन भी हुई है बाय का। तो 670 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे, मुझे लगता है कल तक का इसका टारगेट 700-710 का होना चाहिए, एटलीस्ट 20-25 रुपए का स्विंग मिलेगा। चीज़ का स्विंग मिल सकता है सन टीवी में। अच्छा, अब जाने से पहले एक बार सन टीवी का चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये डे हाई के आसपास ही जाकर टिक रहा है। इंडस टावर, आई बेग योर पार्डन, इंडस टावर मैं कहना चाहती थी, सन टीवी तो है ही डे हाई पर। इंडस टावर करीब 192 के लेवल्स पर। अभी शिल्पा ने कहा था कि यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले, 195 का कॉल सुझा रही थी वो, देखिए 3% ऊपर है और ये करीब अच्छा पैसा बनाकर दिया है इस पर्टिकुलर ट्रेड ने। इनफैक्ट आज एक चीज़ हुई है, ये इंडस टावर चला लेकिन वोडाफोन आइडिया नहीं चला, वो दबाव में था, वरना दोनों साथ में चलते हैं।
जाने से पहले एक बार होनासा भी देख लेते हैं। होनासा यानी कि मामा अर्थ लिस्टिंग के बाद एक दिन था जब ये इशू प्राइस के नीचे स्लिप हुआ था, लेकिन आज लगभग 5% तक के गेंस बने हैं स्टॉक में। डे हाई से थोड़ा कुछ हल्का होकर जाकर टिक रहा है, लेकिन मोमेंटम रहा है इस काउंटर में। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं बाजार की क्लोजिंग और सिचुएशन कैसी दिख रही है। तो आज दिन भर देखिए हम ये 700 से आंख मिचोली खेल रहे थे। 19756 डे हाई था, वहाँ पर ज़्यादा देर तक टिके नहीं। 19700 के नीचे ही क्लोज बन रहा है। 33 अंकों की गिरावट। इधर निफ्टी बैंक के लिए एक और ठंडा सत्र, हालांकि यहाँ पर इंट्राडे में अच्छा मूव आया था, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर ये भी नहीं टिक पाया, 10 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स थोड़े से कंट्रोल में आने की कोशिश में 47 पॉइंट्स का इजाफा है इधर। अब देखिए आज अगर एक पॉकेट जिसने कुछ मजबूती दिखाई है वो आईटी कंपनियां हैं। आईटी का सहारा था आज। निफ्टी आईटी करीब करीब 193 अंकों की बढ़त पर जाकर टिक रहा है, तो ये एक पॉकेट जहाँ पर तेजी। और साथ ही फार्मा इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि चुनिंदा फार्मा काउंटर्स में तेजी की पोजीशंस आई हैं। हालांकि पूरा इंडेक्स नहीं चला, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिला था। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जो चले हैं आज वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में HCL टेक महिंद्रा, TCS, LTI, माइंडट्री, विप्रो जैसे काउंटर्स थे, जहां पर तेजी की पोजीशंस नियरली 1% तक के गेंस वहां पर देखने को मिले। आधे से 1% की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ जो कुछ स्टॉक्स मुनाफा वसूली की ग्रिप में अभी भी है, बजाज फाइनेंस इसमें शामिल था। यहाँ पर अच्छा खासा दबाव बना हुआ है। एक और सत्र जहाँ पर 2-2.25% के नुकसान पर बजाज फाइनेंस जाकर टिका है। आज एक कूल ऑफ देखने को मिला है हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आयशर जैसे काउंटर्स में, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में, जहां पर ऊपरी लेवल से कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दी है। क्लोज हम देख रहे हैं बहुत माइल्ड गेंस के साथ। टाटा मोटर्स 1% नीचे आता हुआ। टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा ट्रिगर आएगा जब टाटा टेक का IPO खुलेगा, जहां पर OFS के तौर पर कंपनी 3000 करोड़ तक का माल बेच रही है, तो वहां पर बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होने के आसार बन रहे हैं। लेकिन इसी चक्कर में टाटा इन्वेस्ट भी चला, करीब 14% तक के गेंस इधर बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जहां पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी देखने को मिली है आज। एक बार नजर डाल लीजिएगा होनासा पर, वहां पर क्या हुआ है, करीब 5% के गेंस पर ये काउंटर जाकर टिकता हुआ आज दिखाई दिया है। भारतीय एयरटेल एक स्टॉक था जिस पर हमने चर्चा भी की और जिस पर बाय कॉल भी आया। क्लोजिंग पर ये करीब 1-1.5% ऊपर है। चलिए हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ थी। आज दरअसल हल्के नेगेटिव साइड पर ही हम जाकर टिक रहे हैं। मार्केट ब्रेथ बाजार क्लोज होते होते ज्यादा नेगेटिव हो गई, क्योंकि मिड कैप्स में भी दबाव था। बजाज फाइनेंस एक ड्रैगर है, अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से दबाव बना, SBI लाइफ, M&M, अल्ट्राटेक, ये बाकी स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली रही है। मेटल्स में सेल साइड की पोजीशंस, JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स दबाव में रहे। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, एक और सत्र इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है तेजी में। क्या चला, डीवीज, भारती, विप्रो, HCL टेक, कोल इंडिया, ONGC में कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए हैं। और बैंकों के नाम पर भी कोटक बस हल्का सा ऊपर, इंडसइंड बैंक में भी 1500 के आसपास के लेवल्स। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ना ICICI ऊपर, ना एक्सिस ऊपर, ना HDFC ऊपर, तो यहाँ पर प्रेशर अभी भी कायम है। सीधा सौदा में क्या अपडेट निकल कर आया है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कौन से ट्रेड्स चले और कौन से नहीं। आशीष और नीरज के बीच का जो मुकाबला था उसमें क्या बना है। आशीष ने जेनटेक लिया, जिंदल स्टेनलेस लिया, नेटवेब लिया, डिलीवरी जहां पर सॉफ्टबैंक ने अपना कुछ और हिस्सा बेचा है वो नेगेटिव साइड पर रखा। बजाज फाइनेंस नेगेटिव साइड पर रखा था नीरज ने, लेकिन सेंको, इंडियन होटल्स और परसिस्टेंट तेजी वाले ट्रेड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे और उन स्टॉक्स में हमने देखा डिसेंट रिटर्न बनता दिखाई जरूर दिया है। तो फाइनल क्लोज वीरो 19700 के नीचे निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक भी 43571 पर टिकता हुआ। आप जानती है इस प्राइस की महत्व क्या है हर्षदा? 19694, जब 2 बजे आप और मैं बात कर रहे थे तब भी यही था। वहीं से शुरू की थी गाड़ी। 694 वही रही। तो इसलिए मैं कहता था नो ट्रेड। एग्जैक्टली इसी पे डिस्कशन शुरू हुआ था 19694 और यहीं पे क्लोज हुए। तो बाजार ट्रिगर की तलाश में है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल का सेशन मंगलवार वो ट्रिगर कुछ तो सौंप पाएगा हमको। क्या है कल के संकेत, सबको पढ़ेंगे सुबह मॉर्निंग कॉल में। हर्षदा में आशीष, नीरज और अनुज, और उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।